अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सेटल हो गए। ठीक, एक बड़ी खुशी की खबर ये है कि 10 दिन रह गए सर। वक्त कब पड़ लगा के उड़ गया पता ही नहीं लगा। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है। तो वक्त पड़ लगा के उड़ गया। 2-3 दिन कब गुजरे, कैसे गुजरे पता ही नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए। 9 हैं आगे से। तो आज तो आप आ गए। मुश्किलों को जब तोड़ तोड़ के देखते हैं ना तो वो छोटी लगती हैं, और जब इकट्ठे देखते हैं, जब भी ऑडिट की किताब उठा के देखते हैं परेशानी होती है। लेकिन हर दिन के एंड पे जब जाके देखते हैं, अच्छा ये 8-9 सफ़े ही पढ़ने हैं, बस ये 10 सफ़े। लेकिन जो 10-10 सफ़े करके 12 दिन पढ़ जाए वो 125 सफ़े पढ़ लेगा। तो दुनिया में परेशानी तब होती है जब आप परेशानियों को मैग्नीफाई करके देखते हैं। मुझे अभी भी याद है, एक दफ़ा मेरे 2 कोलीग्स बैठे हुए थे और एक ने दूसरे से कहा, बहुत ही परेशान, कहते इतनी परेशानी है, मेरी इतनी मुश्किलात है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उन सारी मुश्किलों से कैसे निकलूं। दूसरे ने कहा एक करके। तो इतना मज़े की फीलिंग आई कि वो जाहिर है जब वो बार बार कहे इतनी परेशानी है, तो एक एक करके अगर सोचेगा तो वो निकल भी जाएगा। तो एक एग्जाम्पल दी जाती है, आज हमारे पास थोड़ा सा गुंजाइश है। एक एग्जाम्पल दी जाती है कि एक प्रोफेसर ने एक दिन बच्चों के सामने रखा क्लास में, और उसमें आधा पानी भरा। गिलास को उठा के बच्चों से कहा कि हाँ भाई बच्चों, लोगों को लगता है कि ये पानी से आधा भरा हुआ गिलास में उठा सकता हूँ। बच्चों ने कहा सर आप उठा सकते हैं, आपने उठाया हुआ है। उसने कहा अगर मैं ये 5 मिनट तक उठाए रखूँ? तो बच्चों ने कहा सर आपको थोड़ी उलझन होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसने कहा अगर मैं 1 घंटे के लिए उठाए रखूँ? मैं कहा जी आपका हाथ सुन हो जाएगा। उसने कहा अगर मैं आधे दिन के लिए उठाए रखूँ? उनका आपको फॉलेज का अटैक पड़ सकता है, आपका आधा जिस्म काम करना छोड़ सकता है, आपका नर्वस सिस्टम नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। उसने कहा क्या इस दौरान इस गिलास में पानी बढ़ा? तो क्वांटम तो मुश्किल का उतना ही था, लेकिन हुआ आपने कितनी देर तक उस मुश्किल को होल्ड किए रखा। तो मुश्किल होती वो पानी के आधे गिलास जितनी है, लेकिन जब हम उसे मुसलसल होल्ड करके रखते हैं तो फॉलेज का अटैक भी हो सकता है। तो मुश्किलें होल्ड नहीं करनी। मुश्किलें किसे कहते हैं? पता नहीं 30 आऊँगा, पता नहीं सीए का स्कोप भी बच गया या नहीं बच गया, पता नहीं रोबोट तो नहीं ले लेंगे, पता नहीं मुझे आर्टिकल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अच्छा ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरा ऑडिट पास होगा या नहीं होगा। इस वक्त का छोटा पानी का गिलास है ऑडिट पास करना। प्रॉब्लम ये है कि आपने आगे के इतने सारे गिलास पकड़े हुए हैं कि ये वाला गिलास आपको कुछ लग ही नहीं रहा, और उन गिलासों को सोचने के चक्कर में ये भी नहीं पिया जा रहा। आज इतना सोचें कि मेरा पेपर कैसे पास होगा। पेपर दें, अगली दफ़ा की क्लासेस या आगे सारी चीज़ों से पहले तसल्ली से सोचें कि अब मेरे साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन अगर आज सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा तो आज भी ख़राब होगा, और आज चूंकि ख़राब हो जाएगा तो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कल को बेहतर करने के चक्कर में आज मत ख़राब करें, आज को बेहतर करके कल खूबसूरत करें। ये सबसे बेस्ट। उतना सोचें जितना आज सोचने की ज़रूरत है। एक पीजी का बच्चा अगर सोचे पता नहीं ऑडिट कैसे पास होगा, उसे नहीं पास होगा। अभी वो उस मुश्किल नहीं सकता, उसे बड़ी चीज़ है या किस तरह का सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या बेस चाहिए। बट जब वो ऑडिट में आएगा तो इंशाअल्लाह उसे ताकत भी दे देगा, वो उस तरह से कर लेगा। कुरान का असूल है किसी बंदे को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ ही नहीं मिलता। अल्लाह नहीं किसी बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान कर। तो अगर आपके ऊपर मुश्किल बहुत ज़्यादा, शायद ही अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, और शायद अल्लाह ने आपकी इस्तिताअत बढ़ा दी है। शायद आप इस काबिल हैं कि आप एक बड़े लेवल का पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, आप एक बड़े लेवल की मुश्किल उठा सकते हैं। तो इसलिए मुश्किलों से बड़े खूबसूरत तरीके से निकला जा सकता है। क्योंकि आज हमारे पास मार्जिन था तो इसलिए हमने थोड़ी सी तकरीर कर ली और ज़रा बच्चे सेटल डाउन भी हो गए। तो
कल हमने बेसिक बात की और उस बेसिक बात के बाद फिर आप ड्राफ्टिंग वाली क्लास में गए। अच्छा, ड्राफ्टिंग वाली क्लास में एक डिस्क्लेमर है, सर ने भी दिया होगा। अगर ड्राफ्टिंग करवाते हुए वो आप में से कुछ को कहें कि ज़रा अपना राइटअप मुझे दिखाएं और वो पढ़ के सुनाएं, तो उसका मकसद किसी बच्चे की तजलील करना नहीं है, किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। उसका मकसद प्योरली उस बच्चे की और उस बच्चे के तवस्सुल से ज़्यादातर लोगों की इस्लाह है कि वो क्या लिखते, किस तरह से लिखते। तो आप लोगों ने भी कोशिश ये करनी है कि अगर किसी बच्चे के पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं तो आपने हंसना नहीं है, ताकि उस बच्चे को बुरा ना लगे, वरना क्या होगा, वो डिमोटिवेट होकर अगले दिन क्लास में ही नहीं आएगा। और मैंने एक चीज़ टीम को भी रिक्वेस्ट की हुई है, सबको मैं बार बार भी कहता हूँ कि ऐसे में अगर एक बच्चे से वो उसका राइटअप मांगे तो आप लोगों ने भी राइटअप देते हुए कोशिश करना है कि आप कैमरे के सामने ना आएँ, और हम टीम को भी कहें कि कोशिश करें कि जब बच्चा राइटअप पकड़ा रहा हो टीचर को, तो वो कैमरे में ना आए, ताकि उसको पर्सनल तौर पे बुरा ना लगे कि कल को कोई वीडियो देख रहा हो और वो उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे होंगे, देखे यार तेरे वाले कागज़ पे तो टीचर ने जो है ना धज्जियाँ उड़ा दी, तो उसने तो जो है ना। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह होता है। और लेकिन फिर भी आप अपने तौर पे भी एहतियात कीजिएगा कि ज़रा थोड़ा दूर दूर रह के कैमरे से साइड से ऐसे करके कागज़ पकड़ा दिया। और मेरे ख्याल में अगर एक टीचर इस्लाह के लिए आपको वो कमेंट्स कर रहा है तो उस पर शर्मिंदगी की बजाय अच्छा है अगर आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाए और थोड़ी सी शर्मिंदगी हो गई और पेपर पास हो गया, तो ये ज़्यादा मज़ेदारी वाली बात है। कल सुना एक छोटे से पॉइंट पे एक इख्तलाफ राय आया, गलत चीज़ को गलत चीज़ से कंफ्यूज कर रहे थे आप। हमने कल रूल्स पढ़े थे ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो हमने वो रूल्स पढ़े कि ऑडिटर ने अगर किसी कंपनी या उसके एसोसिएट के कोई से भी शेयर्स खरीद लिए तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो पॉइंट तो उसी तरह से है। अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं उसको एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन से। मैंने कल एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन तो दी ही नहीं, चूँकि वो ड्राफ्टिंग का मुद्दा था कि वो कंपनी लॉ में आपने जो पढ़ी है, तो टीचर ने आपको बताना था देखो ये वो 2-3 निशानियां हैं जिसमें एसोसिएट बन जाते हैं, तो आपने इसको जहन में रखना है। दो कंपनी आपस में कब एसोसिएट बनती हैं, जब उनमें से कोई एक कंपनी दूसरे के 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर वाले शेयर्स खरीद ले। तो कंपनियों के एसोसिएट होने के लिए वोटिंग पावर वाले शेयर्स खरीदने की शर्त है, बट ऑडिटर के डिस्क्वालीफाई होने के लिए वोटिंग पावर वाले शेयर्स की ज़रूरत नहीं है। ऑडिटर के पास कंपनी या उसके एसोसिएट के कोई से भी शेयर हो, एक शेयर और भले प्रेफरेंस हो, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन एसोसिएट बनने के लिए, दो कंपनियों के एसोसिएट बनने के लिए 4 निशानियां होती थी। वो एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी हो, और होल्डिंग सब्सिडरी वाली शर्त तो इग्नोर कर दें क्योंकि वो तो वैसे ही फिर होल्डिंग सब्सिडरी पे तो बड़ा वाला मसला आ जाता है ना, वो तो बिल्कुल गोली मार देते हैं उन्हें। या एक ही बड़े ग्रुप के अंदर के कुछ और इदारे हों जिनको वो कॉमन ग्रुप कंट्रोल कर रहा हो। मुदारबा और मुदारबा कंपनी ऐसी कंडीशन है जो मतलब हज़ारों में से कहीं एक आध जगह एप्लीकेबल होगी। और चौथी वो शर्त है जिसमें कुछ कॉमन लोग हों। अगर उन दोनों में डायरेक्टर्स कॉमन हैं या शेयर होल्डर्स कॉमन है, या एक जगह डायरेक्टर, ओनर, पार्टनर या 20% का शेयर होल्डर, दूसरी जगह भी इन 4 में से किसी एक पोजीशन पे हो, इस वाली शर्त में जो 20% है वो वोटिंग पावर वाले शेयर्स हैं। याद रहेगा। हो सकता है किसी किताब का कोई बहुत पुराना एडिशन अगर आपने देखा हो तो उस वजह से आप शायद कंफ्यूज हो गए हो। सन 2017 में कंपनीज एक्ट आया तो इसने इस वाले रूल को एनी शेयर्स कर दिया। 2017 से पहले यहाँ पे भी वोटिंग पावर लिखा होता था, लेकिन अब एनी शेयर्स लिखा हुआ है ओरिजिनल लॉ के अंदर। तो अब यहाँ पे वोटिंग पावर का मसला नहीं है, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसके पास कोई से भी शेयर हुए एक कंपनी के। लेकिन अगर आपको पेपर में आप सवाल देखते हैं कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं इतने, या वो इस तरह के हैं या उस तरह के हैं, तो कोई पुराने सवाल का कोई पुराना जवाब जो किसी ने अपडेट ना किया हो उसको देख के शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका हुआ है, अब एनी शेयर्स से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। डन। और उस सवाल में तो ऑडिटर का मसला नहीं था, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के कितने, या एक बंदे ने उस कंपनी के कितने शेयर्स लिए हुए थे, वो मुद्दा था। और तो नहीं कोई ऐसा पॉइंट था जिसमें परेशानी हो गई। टेस्ट में सारा ही पास पेपर पूछा हुआ था। हाँ ऐसे ही है। क्या रेगुलर टेस्टों में ऐसा होता रहे? नहीं। इस वक्त हमारी कोशिश क्या है, इस वक्त लोगों ने बड़े कम टाइम में बड़ा ज़्यादा पढ़ना है और फौरी पेपर देना है।
इस वक्त अगर आप टेस्ट देने जाएं और इंतहाई पेचीदा से सवाल सामने खड़े हुए हों और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों, इस वक्त हमारी ये ख्वाहिश है कि लोग पास पेपर भी तो लिख के करें। तो इस टाइम पे इन वाले टेस्टों में हमने, चूँकि ये हर दिन हो रहे होते हैं, तैयारी का मार्जिन भी कम मिला होता है, और इसमें हम 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते की तैयारी के बाद एक चैप्टर का जो टेस्ट लेने पे हम जो भयानक सवाल पूछते थे, यहाँ पे हम ये नहीं चाहते, क्योंकि इस टाइम पे उस तरह के भयानक सवाल का मतलब है आप कहेंगे जी मेरे से तो होना ही नहीं है। हम आपसे वो पूछें जो इस लेवल का आपने इम्तिहान देना है, और आई कैप का ही सवाल वहाँ पे आना है। मज़ा नहीं आ रहा देखें, अगर एक देखा हुआ सवाल है तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको समझ आया या नहीं आया, इम्पॉर्टेंट क्या है आपने लिखा कैसा। हम पूरे सेशन याददाश्त के इम्तिहान लेते रहे हैं, अब आखिरी महीना आ रहा है, अब ड्राफ्टिंग का इम्तिहान है, अब बहुत ज़्यादा फोकस है ड्राफ्टिंग पे। उस वक्त 2-2.5-3 हफ्ते बाद जाके एक ड्राफ्टिंग की क्लास होती थी, अब डेली हो रही है ड्राफ्टिंग की क्लास, क्योंकि अब आप आखिरी मरहले में आ गए। उस वक्त हम बार बार बहुत लिखवाते तो आप पढ़ना भी छोड़ देते, उस वक्त याददाश्त कवर करनी थी, और अब चूंकि कम टाइम है तो हमने थोड़ा थोड़ा याददाश्त पे भी काम करना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से भी। और अगेन मुलफ़ातुल क़ुलूब वाली बात है, ओए मैंने गलत जगह गलत जुमले बोल दिए। मुलफ़ातुल क़ुलूब कहते हैं जिनके दिल जोड़े गए। ज़कात के मसारिफ़ आपने शायद कभी पढ़े हों, किसी किताब में याद किए हों। नहीं सर हमने इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, तो जो है ना आप अजीब सी बात करें। मुलफ़ातुल क़ुलूब जिनके दिल जोड़े गए, जो नए मुसलमान होते हैं, जो नए नए मुसलमान होकर आते हैं, उनको तहज्जुद के बारे में नहीं बताया जाता, उनको शुरू में फ़जर के टाइम पे नहीं उठाया जाता, उनको फ़ौरन शुरू में रोज़े नहीं रखवाए जाते, वरना अगर आते साथ ही आप पूरा का पूरा फ्रेमवर्क उन पे फेंक देंगे तो 2 दिन बाद घबरा के भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कहते हैं मुलफ़ातुल क़ुलूब, जिनके दिल जोड़े गए हैं। आहिस्ता 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 आप उनको अपनी तरफ लेके आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको रिक्वायरमेंट फॉलो करने का कहते हैं। तो आप लेंगे मुलफ़ातुल क़ुलूब। अब आते साथ ही मैं तहज्जुद भी आपको बता दूँ, नमाज़ें भी बता दूँ, नवाफिल भी सारे बता दूँ, और कहूँ ये तो रोज़ा भी बड़ी फजीलत वाला है, तो आपने भाग जाना है। तो इसलिए मुलफ़ातुल क़ुलूब में और पहला टेस्ट था, तो आहिस्ता 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 चीज़ें वो होंगी। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल टफ़ होगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टफ़ नहीं करेंगे। इस वक्त मकसद कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं है, इस वक्त मकसद ये नहीं है कि एक दफ़ा देखें तो सही कोई पास करके दिखाए टेस्ट। इस वक्त मकसद ये है कि आपने रीजनेबली एक टेस्ट चैप्टर तैयार किया है, आपने उसके पास पेपर्स को देखा है, तो क्या आप पास पेपर या उस जैसे सवालों को कितना अपीयर कर पाते हैं। तो इस टाइम पे मकसद ये है। हो जाए खतरों से टक्कर। कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर छोटा है और हमने इस पे एक पूरा दिन रखा हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स, IESBA का कोड ऑफ एथिक्स, कोई तो होगा जो मुझे बताएगा IESBA क्या है। शाबाश, सब लोगों ने मिलके ऐसी आवाज़ बुलंद की कि मुझे ना पता लगे कि किसने गलत बताया, तो बहरहाल आप लोगों ने सही बोल दिया। तो एथिक्स का जो स्टैंडर्ड है उसका जो बोर्ड है वो IESBA है। IESBA ने कोड ऑफ एथिक्स निकाला। कोड ऑफ एथिक्स पहले 2015 वर्जन चलता था, उससे पहले 2008 वर्जन चलता था, फिर 2019 वर्जन चल रहा है। जल्दी से ऑडिट पास कर लें, चूँकि शायद अगली अटैम्प्ट में नया वाला कोड ऑफ एथिक्स नहीं, दूसरे अगली अटैम्प्ट में नया वाला कोड ऑफ एथिक्स आ जाए। उसमें चीज़ें अच्छी खासी डिफरेंट कर दी हैं उन्होंने, तो अभी एक और मोटिवेशन मिल गई है हमें ऑडिट पास करने के लिए। तो इस वक्त हम 2019 का कोड ऑफ एथिक्स पाकिस्तान में फॉलो कर रहे हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर जो टीम्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड कहते हैं ज़ाब्ते को, रूल्स को। एथिक्स कैसे कहते हैं? इखलाकियात को। तो कोड ऑफ एथिक्स का उर्दू तर्जुमा हुआ इखलाकी ज़ाब्ता, ज़ाब्ता इखलाकियात। तो कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताता है कि आपने एथिकली कैसे बिहेव करना है, और एथिक्स ICAP का फेवरेट एरिया है। द वेरी ओनली टॉपिक जो ICAP ने अपने पूरी एजुकेशन स्कीम में सबसे ज़्यादा दफ़ा शामिल किया है वो एथिक्स है। टैक्स में एथिक्स है, MFA में एथिक्स है, ऑडिट में एथिक्स है, R2 में एथिक्स है, CFEP 1 में एथिक्स है, CFEP 2 में एथिक्स है, CFEP 3 में एथिक्स है, CFEP 5 में एथिक्स है, CFEP 6 में एथिक्स है, MSA 1 में एथिक्स है, MSA 2 में एथिक्स है। 11 दफ़ा वो एथिक्स पढ़ाते हैं
शायद पीआरसी में भी किसी जगह एथिक्स हो। तो अब मुझे पीआरसी का बहुत ज़्यादा करिकुलम का नहीं पता, I2B के अंदर वो कह रहे हैं एथिक्स, तो 12 दफ़ा एथिक्स, यानी ये वो टॉपिक है जो उन्होंने सबसे ज़्यादा दफ़ा बताया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो आने वाली नस्ल है वो समझे कि एथिक्स क्या है, एथिकली साउंड हो और वो एक ऐसा प्रोफेशनल बने कि वो फिर आन बान शान हो पूरे प्रोफेशन के। तो जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स दो तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो होते हैं जो पब्लिक प्रैक्टिस में होते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होते हैं जो जॉब्स कर रहे होते हैं या कमाने के लिए कुछ और कर रहे होते हैं। पब्लिक प्रैक्टिस से मुराद है जो फर्म्स में जाके बैठ जाते हैं, या फर्म के पार्टनर होते हैं, या फर्म में मैनेजर होते हैं, या किसी भी लेवल पे होते हैं, और वहाँ बैठ के उनकी दुनिया होती है, उनके क्लाइंट्स और क्लाइंट्स को दी जाने वाली प्रोफेशनल सर्विस जो अकाउंटिंग, ऑडिट या इस तरह की रिलेटेड सर्विस होती हैं, ये कहलाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। उसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब में चले जाते हैं, इंडस्ट्री में, टीचिंग में चले जाते हैं, अपना काम धंधा शुरू कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं विच इज़ नॉट वो वाली सर्विसेज जो फर्म वाले दे रहे हैं, तो ये दूसरी कैटेगरी की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आप FR2 में कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस वाला पढ़ते हैं। नौकरी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो मसले हैं वो वहाँ डिस्कस होते हैं, और यहाँ जो कोड ऑफ एथिक्स है यहाँ हमारा फोकस है फर्म में दी जाने वाली सर्विसेज वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो अगर आप ये सोचेंगे जी यहाँ वाला कोड ऑफ एथिक्स कर लें तो FR2 वाला भी तैयार हो जाता है, दोनों के स्कोप में फ़र्क है। उधर आप एक अकाउंटेंट होते हैं और अकाउंटिंग का कोई मसला होता है, उधर आप एक मैनेजर के अंडर होते हैं, उधर कहीं ना कहीं आपके इदारे का कोई मसला आया होता है, और इधर आपके किसी क्लाइंट के साथ कोई मसला आया होता है। अब कोड ऑफ एथिक्स के बारे में किताब ने हमें कुछ जनरल बातें जब बताने की कोशिश की, इसमें 3 अगर जज़ाकल्लाह, कोड ऑफ एथिक्स मेंबर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। वो कहते हैं ये आपका कम से कम वो है कि कम से कम इतने अखलाकियात तो आपने फॉलो करने हैं। ऑल CAs आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स सारे CAs पे वाजिब है, सारे CAs ने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड कर दें, एक अकाउंटेंट को रोक दें, किससे कि वो सर्टेन पार्ट ऑफ कोड को मत फॉलो करे। हो सकता है लॉ कह दे कि भाई इस वक्त हम कह रहे हैं ना भूल जाओ कोड में क्या लिखा हुआ है, तो अगर लॉ का क्लैश आ जाए कोड के साथ तो हमने लॉ को फोकस देनी है, कोड लॉ के ऊपर भारी नहीं है, हम मुल्क के लॉ को ज़्यादा मुकद्दम मानेंगे। कोड ऑफ एथिक्स कहता है प्रोफेशनल रहो, कोड ऑफ एथिक्स कहता है हमेशा वसीतर मफाद सोचो, और आप जज्बाती हो कि एक मिशल उठाएं, उस पर आग लगाएं और मुल्क के वसीतर मफाद के लिए जाके किसी के घर को आग लगा दें, तो हो सकता है लॉ रोक दे। अब कोड ने आपको क्या कहा, वसीतर मफाद के लिए बढ़ो, घबराओ मत, आग लगा दो, मतलब दूसरी वाली आग लगा दो। तो लेकिन लॉ ने रोक दिया। अब अगर लॉ ने रोक दिया तो कल को आप ये नहीं कहेंगे जी मेरे कोड ऑफ एथिक्स ने कहा था कि अच्छा जो लगता है वो करो। अगर लॉ ने रोका है तो लॉ ज़्यादा मुकद्दम है। CA हो सकता है कुछ अनयूजुअल ऐसे सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर करे जहां उसे लगे कि कोई ख़ास रिक्वायरमेंट कोड की अगर हम करेंगे तो अवामुन नास के वसीतर मफाद में नहीं होगी। ऐसे केसेस में बेहतर है कि वो किसी बॉडी से, प्रोफेशनल बॉडी से मशवरा कर ले। वो कहे मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है, ICAP से जाके पूछ ले जी मेरा दिल आज़ादी का बहुत ज़्यादा करता है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तमन्नाएं जाग रही हैं मुल्क आज़ाद करने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद पता नहीं कोड फॉलो हो पाए या ना हो पाए, किबला आप गाइड कर दें कि इसमें क्या करना चाहिए। तो जहाँ डाउट हो किसी प्रोफेशनल बड़े से पूछ लें, जहाँ लॉ रोक दे फिर पूछना नहीं है, फिर रुक जाना है। तो इन्होंने जेनेरिक डिस्कशन की कि आपने इस तरह से करना है। अब कोड को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा है कोड के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और दूसरा हिस्सा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। चैप्टर 13 में से 2 तरह के सवाल आते हैं। अगर वो नॉलेज बेस्ड सीधा सवाल पूछते हैं तो वो पहले पार्ट से पूछते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल से, और जो दूसरा पोर्शन है वहाँ से वही बात है, तकरीबन 95% से ज़्यादा उन्होंने लॉजिकल सवाल पूछे हैं। ये वो चैप्टर है जिसका सवाल तकरीबन आता ही आता है, बड़ा कम ही आपको ऐसा नज़र आएगा। बड़े अरसे से मुझे तो नहीं नज़र आया कि उन्होंने कोड का सवाल ना पूछा हो। सिनेरियो बेस्ड पेपर में आए हुए जितने भी सवाल हैं उनमें सबसे आसान सवाल कोड ऑफ एथिक्स का होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप सीधे सवालों के बाद सिनेरियो वाले सवालों की तरफ जाएं, पहले कोड को उठा के करें, कम टाइम में हो जाएगा, हौसला दे देता है ये सवाल, क्योंकि इसकी आपकी FR में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई होती है, बेस भी बनी हुई होती है, और इसके आंसर करने का एक ख़ास पैटर्न है जिससे ईजीली आंसर भी हो जाता है।
अब अगर हम इसमें आगे चलें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात आती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमें एक दफ़ा दोबारा 3 करना पड़ेगा, जज़ाकल्लाह। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। वो 5 खूबसूरत मोती, वो 5 खूबसूरत हीरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की शख्सियत का हिस्सा होने चाहिए, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पसंद करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या 5 बातें हैं जो उसको बाकियों से डिफरेंशिएट करती हैं। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भला कौन कौन से हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये 5 बातें अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करा, अब ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात हो रही है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने अंडर जो टीम्स हैं उनको भी यही सजेस्ट करें कि आपने भी इसको फॉलो करना है। तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिस पे डिस्कशन है। इसमें इंटेग्रिटी के ऊपर जब आती है बात तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन जितने दामन वक्त में गुंजाइश होगी हम उतना ही इमोशनल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, इंटेग्रिटी को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, सेकंड से पढ़ते पढ़ते आगे जाते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी पे किताब ने सबसे ज़्यादा डिस्कशन की है, फिर पॉलिट के इंटेग्रिटी पे आएंगे, और ब्रेक से पहले अगर टाइम हुआ तो थोड़ी सी उसके ऊपर डिबेट कर लेंगे। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा तबलीग करने का मौका मिल जाता है, हालांकि मैं तबलीग किस्म का हूँ नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मकसदियत जहन में रखनी है। ऑब्जेक्टिव होता है मकसद और ऑब्जेक्टिविटी मकसदियत। मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव है उसने पेपर पास करना है। तो ऐसे में अगर एक स्टूडेंट, आपको अपना रूममेट नज़र आए, वो दिन में 11 घंटे पबजी खेलता हो, तो आप कहेंगे यार तुम्हें अपना मकसद भूल गया, क्या कर रहे हो? उस बच्चे में जो चीज़ मिसिंग है वो ऑब्जेक्टिविटी है, वो अपने मेन पर्पस को भूल गया। हाँ, अगर वो पढ़ता है, पेपर तैयार करता है और कभी कभी पबजी भी खेल लेता है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि जी उसने मकसदियत से दूर हो गया। हल्की फुल्की अट्रैक्शंस होंगी, हल्के फुल्के मामलात आपको लेफ्ट राइट करेंगे, लेकिन कभी भी कोई अट्रैक्शन, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको आपके मेन मकसद से डेविएट कर ले। आपने अनबाइस्ड होकर चलना है, ऑब्जेक्टिव होकर चलना है, जो काम दिया है उस काम को करना है। तो जो जॉब कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको जो टास्क मिला उसने वो टास्क ध्यान से करना है। तो जो क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है उसको जो काम करने को कहा गया उसने वो काम करना है, वो काम करते हुए कुछ और सर्विस नहीं देनी, अपने मकसद तक रहना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप अनबाइस्ड रहें, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है आप अपने ऑब्जेक्टिव से फोकस रहें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कहीं कोई अट्रैक्शन, कहीं कोई और चीज़, कहीं किसी किस्म का कोई थ्रेट आपको आपके मेन मकसद से डेविएट ना कर ले। तो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा धुंधला तो नज़र आएगा, लेकिन not to compromise their professional or business judgment because of bias, conflict of interest और undue influence of other। किसी की undue influence, bias या इस तरह के conflict की वजह से आपने अपना मेन मकसद जो है, अपनी जजमेंट्स को हिलने नहीं देना। आपने कोई ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं अंडरटेक करनी अगर कोई सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप से ऐसा लग रहा है कि आपकी जजमेंट मुतासर हो जाएंगी। ये नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं ये काम करूंगा और वहाँ तो मेरा अपना रिश्तेदार मौजूद है और शायद मैं सही से ये काम नहीं कर सकूँगा, तो इसका मतलब आपकी ऑब्जेक्टिविटी हिट हो गई। तो एक गोल्डन प्रिंसिपल हमारे पास आया ऑब्जेक्टिविटी का कि हमने हमेशा ये जहन में रखना है कि हमारा मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करना है। अब वही वाली बात है, आप ही कहते हैं कि जी घर में माहौल नहीं बना पढ़ने का तो मैं लाहौर आ जाऊँ। अगर आपको पता है मैं लाहौर में हूँ और लाहौर के हॉस्टल में कुछ ऐसे शरारती बच्चे हैं कि इधर तो सिरे से नहीं पढ़ाई होनी, घर में मुश्किल हो रही है लेकिन लाहौर में तो हो ही नहीं सकता, तो फिर लाहौर आने का फ़ायदा नहीं है। फिर वो फ़ैसला गलत है, वो फ़ैसला जो आपको आपके मेन मकसद से डेविएट कर ले वो गलत है। तो हमेशा ये देखते रहना है कि कहीं कोई चीज़ आपको अपने मेन ऑब्जेक्टिव से डेविएट तो नहीं कर रही। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी कर रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे टॉपिक के बहाने तबलीग करने का मौका मिल गया, लेकिन कितना, ब्रेक से पीछे पीछे तक। अब मैं क्लास में हूँ और इंटेग्रिटी को देख के जज्बाती हूँ और मैं 4 दिन तक आपको इंटेग्रिटी पे 10 देता रहूँ, तो शायद मैंने अपनी ईमानी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी लेकिन ऑब्जेक्टिविटी आउट कर दी। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी किसी गलत वजह से आउट हो, ये सही वजह से भी आउट हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ समथिंग कि आपको जो मकसद मिला आपने वो करना है। किसी भी और बाइस की वजह से, किसी और इंटरेस्ट की वजह से, किसी और मकसद की वजह से आपने अपना ये मकसद जिसका आपको टास्क मिला है उस मकसद को ख़राब नहीं करने देना। वही वाली बात, थोड़ी बहुत गुंजाइश है, थोड़ा सा पबजी खेला जा सकता है, थोड़ी सी तबलीग की जा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ तबलीग करूँगा तो वो गलत हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिविटी समझ आई। देन हम बात करते हैं प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विसेज दे रहा है उसमें प्रोफेशनली कंपिटेंट हो और जो काम करे ड्यू केयर से करे। ये ड्यू केयर का क्या मतलब है? अपनी ड्यू की बोतल को बहुत केयर के साथ रखे, लॉक लगा के रखे और किसी को वो बोतल ना पीने दे। तो केयर कह दे ना, केयर से काम करे तो ध्यान से काम करेगा। ये ड्यू केयर क्या है? जितनी केयर देनी वाजिब है उतनी केयर दी जाए। शायद कोड ऑफ एथिक्स जितनी ही लेंथ का एक चैप्टर हो और वो हम 15 मिनट में ख़त्म कर लें, और शायद इसके ऊपर हम 2 घंटे लगा लें। शायद कंपनी लॉ दिखने में 3 सफ़े हों, लेकिन ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस में एक अच्छा खासा टाइम उसको एलोकेट कर दें। क्यों? दैट पोर्शन रिक्वायर्स केयर। तो जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नौकरी में कोई काम मिला है तो उसने वो काम बड़े ध्यान से करना है और उतने ध्यान से करना है जितना उस काम का हक है। तो अगर मैं आपको 15 चैप्टर पढ़ाऊँ और 15 चैप्टर्स मैंने 11-12 दिन में पढ़ाने हों, तो मैंने ये देखना है कि मैंने कौन से चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम। तो हो सकता है एक दिन में 2 चैप्टर भी हों और हो सकता है एक चैप्टर 2.5 दिन में भी हो। तो ड्यू केयर इज जिसको जितनी केयर देने की ज़रूरत है उतनी केयर दी जाए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट नो कि उसको जो काम मिला है उसमें कौन सा काम ऐसा है कि जिसको कितना ध्यान करने की ज़रूरत है। तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर एक सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है और आपको लगता है कि इसको ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है, तो ड्यू केयर कहता है कि आप उसे ज़्यादा मेहनत करें। जैसे FR2 और सीलो आप अगर इकट्ठे पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि FR2 को टाइम रिक्वायर्ड है ज़्यादा और सीलो को टाइम रिक्वायर्ड है कम। तो आप करते ये हैं कि आप FR2 ही करते रह जाते हैं और सीलो को उतना भी नहीं करते। तो ड्यू केयर फिर आके कहती है भाई ये अब ड्यू नहीं था, जिसको जितना ज़रूरी था उतना तो देते, कम चाहिए था, 0 नहीं चाहिए था। कंपनी लॉ का इसके बाद जो क्रैश होता है, मैंने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जो 0 से 20% के दरमियान है, तो मेजॉरिटी की आंखें चमक रही थी और वो इधर उधर देख रहे थे कि हाथ खड़ा किया तो पकड़े जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि वो बगैर पढ़े क्रैश कोर्स में आए हुए हैं। क्योंकि सीलो है, हो जाएगा। तो ड्यू केयर का मतलब है जिसको जितनी केयर देनी है उतनी देनी है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ को सिर्फ केयर ही नहीं देनी है, कुछ को बहुत केयर दे देनी है। जिसको जितनी केयर देनी वाजिब है उतनी केयर दी जाए। फिर जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें प्रोफेशनली कंपिटेंट हो। अगर आप प्रोफेशनली कंपिटेंट नहीं है, आपको वो टास्क नहीं उठाना चाहिए। आपको ऑडिट करना बहुत अच्छा आता है। कोई क्लाइंट आके कहता है मुझे टैक्स का काम कर दो 10 लाख का, आप कहते हैं 10 लाख, मसले कोई नहीं। आप उठा के कच्चा पक्का किताबें पढ़ के मशवरे लेके फ़ोन शून करके और कर देते हैं। अच्छा नहीं किया। या तो आप अपने पास कोई रिसोर्स हायर करते या वो काम किसी और को फॉरवर्ड करते। अगर आप एक चीज़ में प्रोफेशनली कंपिटेंट नहीं है तो आपको वो सर्विस नहीं देनी चाहिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करेगा प्रोफेशनली कंपिटेंट होना चाहिए। अगर एक काम नहीं आता तो सीखना चाहिए। नहीं सीखने का टाइम तो डेलीगेट करे, उनको करे जिनको वो काम आता है। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस, तो मेरे ख्याल में जब एक बंदा CA करता है तो कंपिटेंट तो हो ही जाता है। आप माशाल्लाह 20-21 पेपर पास करके बैठे होंगे तो कंपिटेंट तो हो जाएंगे, लेकिन कंपिटेंट होंगे उस वक्त, और उसके बाद अगर कोई चेंजेस आई। अब मैं कहूँ जी मैंने तो 2008 वाला कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा था, मैं क्यों आगे का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ूँ? तो मैं कंपिटेंट नहीं रहूँगा। मैं 2019 का कोड ऑफ एथिक्स नहीं पढ़ा सकूँगा अगर मैंने खुद उसे समझा नहीं होगा, मैंने वर्कशॉप्स नहीं ली होंगी, मैंने उस पर काम नहीं किया होगा। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस मिल जाती है क्वालिफिकेशन से, फिर उसके बाद मेंटेन करना होता है उससे, आपने अप टू डेट रखना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये ख्वाहिश करता है कि आप एक्विजिशन ऑफ कंपिटेंस के साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ कंपिटेंस पे भी काम करें। तो फिर जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहता है ना अपने आप को अप टू डेट रखना, वो कहते हैं हाँ जी रख लेंगे, कोई मसला नहीं। तो फिर ICAP क्या करता है? CPD एक्टिविटीज़ कराता है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ टाइम एलोकेट करते हैं इन एक्टिविटीज़ को, वो टाइम आपने ICAP की वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट करना होता है। यानी हर 3 साल में 120 के करीब आवर्स आपको अपने नॉर्मल काम से निकल के कुछ ऐसा करना होता है जिससे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप औसतन साल में 40 आवर्स अदर देन नॉर्मल टास्क अपनी इंप्रूवमेंट पे नहीं कर रहे और इंप्रूवमेंट पे करके अपना ICAP को बताना है, उन्हें वेरीफाई भी करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने नाम के साथ ACA या FCA नहीं लिख सकते।
इस हद तक उन्होंने बाउंड कर दिया। तो लोगों को वैसे तो सीखने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन नाम के साथ AC FCA लगा होने से उनको बिजनेस मिल रहा था, उनकी एक मार्केट में इमेज थी। उस नाम को रखने के लिए वो कम से कम रोते पीटते कुछ ना कुछ सेमिनार अटेंड करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई ICAP के सेशंस लेंगे, कोई नए लॉस को देखेंगे, समझेंगे, उसको पूरा करेंगे। ICAP का मकसद पूरा हो जाएगा कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने आप को अप टू डेट रखा हुआ है। बात समझ आई? जल्दी से इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन धुंधली होगी इंग्लिश। इस वक्त हम वो कर देते हैं 3। जज़ाकल्लाह। मेंटेन एंड अप्लाई प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स टू इंश्योर दैट क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर्स रिसीव कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। आप मेंटेन भी करेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज को, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को या एम्प्लॉयर्स को, 2 तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, आप उनको अच्छी सर्विस दे सकें। डिलीजेंटली एक्ट करेंगे, जो भी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उनको केयरफुली, थॉरली, टाइमली बेसिस पे अप्लाई करेंगे। प्रोफेशनल कंपिटेंस 2 फेजेस में डिवाइड हो सकती है, अटेनमेंट और मेंटेनेंस। अटेनमेंट जब आपने पहली दफ़ा हासिल की, और मेंटेनेंस आपने उसको साथ साथ अपडेट रखना है। मेंटेनिंग प्रोफेशनल कंपिटेंस रिक्वायर्स कंटिन्यूइंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। आपको साथ साथ अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। टेक्निकल क्या डेवलपमेंट हो रही है, प्रोफेशनली चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि CPD एक्टिविटीज़ एनेबल अ CA टू डेवलप एंड मेंटेन सच कंपिटेंस। तो इसको CPD कहते हैं, और ICAP इस नाम से फिर लोगों को ज़बरदस्ती अपने आप को बाउंड रखने के लिए, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए सजेस्ट करता है। तो जब नए लॉ आते हैं, कोई भी ICAP सेमिनार्स कराता है, नए स्टैंडर्ड्स आते हैं, ICAP उसके ऊपर सेमिनार कराता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ICAP के साथ एक बॉडी कासा है, वो मुख्तलिफ तौर पे स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही होती है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखें। CA shall also take reasonable step to ensure कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो भी अप्रोप्रिएट लेवल पे सुपरविजन लें, और उनकी भी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए। जहां मुनासिब हो, CA को अपने क्लाइंट्स एम्प्लॉयर्स को बताना होगा कि कहां कहां कौन सी सर्विस वो सही से नहीं दे पाएगा, उसको उन्हें अवेयर करना होगा। तो क्या हम प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर वाली बात हमें समझ आ गई? उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर हमसे एक्सपेक्टेड है। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाकी इंसानों की तरह बिहेव नहीं करेंगे, इनका बिहेवियर बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर होगा। अब ये प्रोफेशनल बिहेवियर क्या भला है? आप कवानीन के मुताबिक चलेंगे, आप रूल्स के मुताबिक चलेंगे, आप एथिक्स के मुताबिक चलेंगे। आप में और आम इंसानों में फ़र्क है, आप हर बात पे लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, आप गालियाँ नहीं देंगे। आप क्लाइंट से अगर कहते हैं कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लाइंट कहता है मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आपको, तो आप उसे घूंसा नहीं मार देंगे। तो आप ये देखें कि आप कितनी ज़्यादा खबरें सुनते हैं कि फ़लाना फ़लाना की लड़ाई हो गई, हाथम पाई हो गई, धक्कम पेल हो गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में ऐसा नहीं सुनते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इमेज है मार्केट में कि प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स का मतलब वो बोल्ड लोग जो सुकून से कुर्सी बैठे होंगे, टाई शाई लगाई हुई होगी, कोट पैंट पहना हुआ होगा, और एक दूसरे से इकोनॉमिक पाकिस्तान की बातें कर रहे होंगे, बोर सी बातें कर रहे होंगे। तो बहरहाल बीइंग प्रोफेशनल मीन्स आपको अपीयरेंस में भी प्रोफेशनल होना है, आपको सर्विसेज में भी प्रोफेशनल होना है, आपको बिहेवियर में भी प्रोफेशनल होना है। प्रोफेशनल का मतलब है आप प्रोफेशनली बिहेव करेंगे, आप रूल्स के मुताबिक चलेंगे, आप गलत बिहेवियर्स अडॉप्ट नहीं करेंगे, और कोई आपको देख के ये ना कहे कि इसने अनप्रोफेशनल हरकत की है। आप ये प्रोफेशनल ये नहीं है कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ मैं प्रोफेशनल हूँ या नहीं। प्रोफेशनल ये है कि दुनिया आपके बारे में आपको देख के क्या मानती है कि आपने जो काम किया वो प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। बात समझ आई? किताब से पूछते हैं, शुड कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी दैट मे ब्रिंग डिस्क्रेडिट टू द प्रोफेशन। कुछ ऐसा नहीं करना जैसे प्रोफेशन की आन बान शान पे आँच आए। लोग यार ICAP के चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं, ICAP किस किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाल रहा है, तो बुरा लगेगा कि आपने कुछ ऐसा किया है जो प्रोफेशन से एक्सपेक्टेड नहीं था, जो ICAP के लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं था। इसका मतलब है कि जब आप ICAP को ज्वाइन करते हैं तो आपसे कुछ जिम्मेदारियां अटैच हो जाती हैं। जैसे अगर एक बंदा डॉक्टर बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ उसकी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो आम इंसानों की नहीं होती। तो इसी तरह से आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं तो फिर आपको वो जिम्मेदारियां अदा करनी है। आप नोइंगली किसी ऐसे बिजनेस, ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी में नहीं होंगे जो इम्पेयर कर दे आपकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशन की गुड रेपुटेशन को, जिसकी वजह से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी हो जाए। तो
तो आप हमेशा प्रोफेशनली बिहेव करेंगे, आपकी हरकतें स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस के मुताबिक होनी चाहिए। डन। एक स्टेप आगे गए और बात हुई कॉन्फिडेंशियलिटी की। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी पोजीशन की वजह से प्रिविलेज हासिल है, उनको प्रिविलेज इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत सारी। प्रिविलेज इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? वो कंपनी में बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और अगर वो क्लाइंट्स को ऑडिट कर रहे हैं तो क्लाइंट उनको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मार्केट के पास भी नहीं है। अब क्लाइंट आपको अपने फाइनेंशियल्स दे और आपको नज़र आ रहा है कि 2 महीने बाद जब हम मार्केट में इसके अकाउंट्स आएंगे तो उसमें लॉस होगा, तो जब उसमें लॉस होगा तो लोग उसके शेयर बेचना शुरू कर देंगे, उसके शेयर की प्राइस गिर जाएगी। तो आज स्टॉक मार्केट में बैठे किसी बंदे से कह दे कि भाई इस वक्त शेयर बेच दो इस कंपनी के, 3 महीने बाद उठा लेना, उतनी ही शेयर वापस उठा लेना, तो आज महंगे में बिकेंगे, कल सस्ते में ख़रीदे जाएंगे। उसने जुल्म किया, अपने पास मौजूद वो प्रीमियम इन्फॉर्मेशन जो आम जनता के पास नहीं थी उसका मिसयूज़ किया है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नौकरी कर रहा है उसके पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी पोजीशन में होती है और आपको नहीं चाहिए कि वो आप ऑडियंस को दें। समटाइम आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं और उससे उस इदारे को नुकसान हो जाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने लीक की। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बैंक का ऑडिट करने के बाद दूसरे बैंक के ऑडिट करने गया है और कई दफ़ा तो बड़ी मज़ेदार सिचुएशन होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लाहौर में बदामी बाग में 2 अलग अलग बैंक की ब्रांचेस थी और हमें कराची वालों ने कहा था कि जी आपने यहाँ जाके इनका ऑडिट करना है हमारे बिहाफ पे। तो 2 ब्रांचें 2 अलग अलग बैंक की लेकिन एरिया एक ही। जब एरिया एक तो क्लाइंट्स भी तकरीबन सेम थे। बदामी बाग का एरिया था, वहीं भी 4-5 मशहूर नाम जो उस वाली ब्रांच के पास अकाउंट खुले थे वही 4-5 मशहूर नाम दूसरे। अब एक जगह जब ऑडिट करके दूसरी जगह पहुँचे तो वो बार बार ये कोशिश करते थे कि हमें बताएं ये वाली पार्टी को वो बैंक क्या रेट दे रहा है, ये वाली पार्टी की एलसी हमें नहीं मिली उन्हें क्यों मिल गई, उन्होंने ऐसा क्या दिया इन्हें, उसके बदले क्या रेट ऑफ़र किया, क्या बेनिफिट दिया, किस बंदे को कितना खिलाया, मतलब हमें ये बता दें। तो ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर ये इन्फॉर्मेशन देगा तो उसने अपने एक क्लाइंट के साथ जुल्म कर दिया, उसकी बिजनेस सीक्रेट किसी दूसरे को दे दिया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने का कहता है। आपने खुद भी एहतियात करनी है, अपने जूनियर्स को भी एहतियात करने का कहना है, फॉर्मल एनवायरनमेंट में भी एहतियात करनी है और सोशल एनवायरनमेंट में भी एहतियात करनी है। चलो आप वैसे तो हर वक्त एहतियात करते हैं, अब रात 11-12 बजे बैठे हुए हैं और जनाब बोतल पी रहे हैं और पराठे के साथ जो है चिकन पीस खा रहे हैं और 4 दोस्त बैठे हुए हैं और कहें यार तेरा भाई आज जहाँ ऑडिट करने गया ना तुझे बताता है वहाँ जो ये माहौल नज़र आया ना। अब इस तरह के इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में बंदा भूल जाता है, अपने रोल से बाहर निकल आता है और कुछ ऐसी बात बता देता है जो उसे नहीं बतानी चाहिए। अब क्या हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर मैंने ऑडिट में एक चीज़ सीखी है तो मैं उसको दूसरे ऑडिट में इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट क्लाइंट दूसरों को मैं नहीं बताऊँगा मैं क्या इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक जगह मैंने बैड डेट्स की प्रोविजन के ऊपर वर्किंग करते हुए एक एक्सेल की शीट बनाई है, ओके मैं शीट को दोबारा यूज़ कर लूँ कहीं और, लेकिन किसी भी जगह अपने किसी कमर्शियल फ़ायदे के लिए किसी को डिस्क्लोज़ कर दें वो इन्फॉर्मेशन, तो ये मुनासिब नहीं है। किताब से पूछते हैं, इसको इसलिए हम डीपली पढ़ रहे हैं कि इसमें से नॉलेज बेस सीधा सा रटाया सवाल टाइप का भी आ जाता है समटाइम। सीए शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशन। प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन की वजह से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का एहतराम करना आपके ऊपर वाजिब है। बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, ख्याल रखना है गलती से डिस्क्लोजर ना हो जाए, इंक्लूडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। खासतौर पे जब आप क्लोज बिजनेस एसोसिएट या इमीडिएट या क्लोज फैमिली मेंबर के साथ बैठे हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेंटेन। और अगर आपने कह दिया अरे तुम्हें एक बात बतानी, फिर याद है नहीं सर ने कोड ऑफ एथिक्स में कहा था कि नहीं इमीडिएट फैमिली मेंबर को भी नहीं बताना, आपने कहा नहीं अब नहीं बतानी, अब अगले ने पूछना है, अब गए आपने अपने भाई को कहा या अपनी बहन को कहा कि मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बताऊं, फिर कहा नहीं रहने दो। अब ये जब रहने दो कह दिया है, अब बहुत शदीद मुश्किल हो जाना उस इन्फॉर्मेशन को बचा के रखना, तो आपने क्लोज फैमिली इमीडिएट फैमिली मेंबर में बहुत एहतियात करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखना है। फर्म के अंदर भी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन आप जिस भी जगह है वहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या एम्प्लॉयर ने भी कोई इन्फॉर्मेशन दी है, एक क्लाइंट अभी आपके पास आ रहा है और वो आते हुए आपसे कोई बात पूछ रहा है, तो जब तक वो आपका क्लाइंट नहीं बना तब तक आपको एहतियात करनी चाहिए। एक एम्प्लॉयर है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, आप एक जगह नौकरी करने गए हैं, आप कोक में बैठे हुए थे, पेप्सी में इंटरव्यू देने चले गए,
पेप्सी ने कहा हाँ ठीक है हम आपको रख लेते हैं, आप कोक में क्या करते थे? उन्होंने कहा जी मैं प्रोडक्शन के अंदर था। अच्छा यार, प्रोडक्शन के अंदर अगर इतनी ज़्यादा बोतलें इस तरह से आएँ और उसकी स्टॉकिंग को ऐसे करके उठा के यूँ रखना हो और डबल प्रोडक्शन करके उसका रेट सेट करना हो, तो क्या करते हैं कोक वाले? अब ये समझे कि ये मेरी कंपिटेंस जानना चाह रहे हैं कि मुझे वो तरीका आता है नहीं आता। अब पेप्सी वालों को मसला पड़ा हुआ होगा कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है, तो उन्होंने बंदे को नौकरी देनी है नहीं देनी, ये इन्फॉर्मेशन उससे ज़रूर पकड़ ली। तो आपने प्रोस्पेक्टस कहते हैं मुमकिन क्लाइंट या एम्प्लॉयर के सामने भी एहतियात करनी है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी जो आपको प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से मिली है, जब तक आपको प्रॉपर अथॉरिटी ना हो इसकी। इस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी पर्सनल या थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको ये रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद भी डिस्क्लोज नहीं करना। ये नहीं कि अब तो ऑडिट ख़त्म हो गया 2 साल बाद किसी को बता दें, वो अमानत है आपके पास, आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी। टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट प्रोफेशनल जो पर्सनल अंडर सीए कंट्रोल एंड इंडिविजुअल, आप उनको भी कहें भाईजान आपने भी ख्याल रखना है, अपने अंडर बंदों को भी समझाना है। ये बात समझ आई? अब कॉन्फिडेंशियलिटी का यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, इसमें वो बताते हैं कि सम केसेस में आप कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 ऐसी सिचुएशन है जहां कोर्ट आपको इजाज़त देता है कि आप भूल जाएं कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को। अगर फ़र्ज़ करें आपने क्लाइंट या एम्प्लॉयर से इसकी इजाज़त ले ली है और लॉ ने भी आपको इजाज़त दी हुई है, लॉ ने मना नहीं किया हुआ, और क्लाइंट या एम्प्लॉयर से आपने इजाज़त ले ली है कि आप ये मुझे इजाज़त देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, वो एक बिज़नेस शुरू कर रहा है और आप जैसे को ऑडिट कर रहे हैं, उनका एक कोई ख़ास सिस्टम है, वो कह रहे हैं यार मुझे बता दो, मैंने इस तरह का छोटा सा सिस्टम अपने लिए भी बनाना है। क्लाइंट से जाके पूछें, अगर क्लाइंट के दोस्त विद गवर्नेंस आपको जिम्मेदारी से इजाज़त दे देते हैं तो ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो बहुत ज़रूरी हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताना तो उनकी इजाज़त ले लें, अगर वो इजाज़त दे दें तो यस फिर आपके पास इजाज़त है। दूसरा, अगर लॉ ने आपको पाबंद किया है, लॉ कहता है जी फलाना टैक्स का नोटिस है, उस टैक्स के नोटिस के बारे में हमें यही इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपने ताज़ा ऑडिट किया हो, तो आप इनकार नहीं कर सकेंगे। तो अगर लॉ आपसे मांग ले, अगर आप क्लाइंट से खुद ही से परमिशन ले लें, या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी या राइट हो डिस्क्लोज करने का, लॉ ने मना नहीं किया लेकिन आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। आईके वाले आए, उन्होंने कहा जी हमने आपको चेक करना है कि आप ऑडिट सही करते हैं या नहीं करते, ज़रा फलाना कंपनी के ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ। आपने कहा नहीं, आपको क्यों दिखाऊँ मैं, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अभी मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आईकेप अगर मेरे से मांगे तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन दिखा सकता हूँ। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर लीगल केस चल रहा है और उसको बचाने के लिए, या वो उसने प्रोफेशनली सही किया और अब आईकेप मुझे कहता है देखो वो बंदा बिला वजह फंस रहा है और तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है और वो प्रोफेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए बच रहा है, तुम अगर उसे बचाने के लिए कोशिश करो तो हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो अगर आपको प्रोफेशन कह दे एक एक्सेप्शन, अगर आपको लॉ कह दे दूसरी एक्सेप्शन, और अगर आप खुद ही से क्लाइंट से पूछ के कर दें वॉलंटरी डिस्क्लोजर, तो 3 तरह के केसेस हैं जहां आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है, जहां से रट्टे वाला सवाल आ सकता है, वो ये और इसके फ़ौरन बाद वाली बात है। यहाँ एक भाई कुछ कहना चाहते हैं। डिस्क्लोज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कर दे डिस्क्लोज, अगर आईकेप ने कहा है तो हम मना कर सकते हैं जी। अब अगेन अगर आईकेप ने कहा है तो हो सकता है हम आईकेप को कोई और रास्ता बता दें जिससे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अगर मजबूरी बन गई है तो हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा अगर अल्टरनेट मौजूद हो तो हम अल्टरनेट की तरफ जाएँ। अब कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज करने की इजाज़त मिल गई इन 3 में से किसी एक जगह, तो भी जी कौन सा सेकेंड लास्ट ये वाला, टू प्रोटेक्ट प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ सीए इन लीगल प्रोसीडिंग। मैंने कहा एक सीए पे लीगल केस चल रहा है और लीगल केस में वो साबित कर रहा है कि मैंने जो किया वो प्रोफेशनली ठीक था, उसने जो डॉक्यूमेंट्स साबित किए दिखाए उसके मुताबिक सही था, और हम करंट ऑडिटर हैं और हमें आईकेप ने कहा देखो आप इस वक्त मौजूद हो, पिछला ऑडिटर इस वजह से अदालत में एक केस भुगत रहा है, आप ज़रा इस वक्त बता दो कि क्या इस वक्त भी वो मामला ऐसे ही है। तो हम गए और हमने उस सीए भाई को बचाने के लिए, जो कि आईकेप के इमेज को ख़राब हो सकता था और आईकेप के रूल्स के अंदर रहते हुए उसने सही किया था, तो हम उस भाई को बचाने के लिए एविडेंस लेके पहुंच गए आईकेप बहादुर के कहने पे। क्लियर जी। अगर हम आईकेप को डिस्क्लोज कर दें तो सबसे अच्छी बात है। असल में कोड ऑफ एथिक्स हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक बरादरी की तरह मानता है और ये बरादरी एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े हुए होते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोफेशन के वसीतर मफाद के लिए जो करें बेस्ट इंटरेस्ट में करें। डन। मिल गई इजाज़त कॉन्फिडेंशियलिटी की, कर दें डिस्क्लोज, लेकिन कुछ एहतियातें हैं। अगर इजाज़त मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं कि फेसबुक पे पोस्ट डाल दे रहे हैं। इजाज़त किसी खास बंदे को किसी खास तरह से कोई खास इन्फॉर्मेशन देने की मिली है, तो ये जहन में रखें एड्रेसी कौन है, अटेंडी कौन है, फलाना कौन है, फलाना कौन है। तो यहाँ पे डिसाइडिंग कि आप
डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, कैसे करना है, तो आपने देखना है कि किसी पार्टी का इंटरेस्ट मुतासिर तो नहीं हो रहा है किसी थर्ड पार्टी का। हमें तो डिस्क्लोज करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन उस डिस्क्लोजर से किसी और को नुकसान तो नहीं हो गया। क्लाइंट ने कह दिया हमारा फलाना पार्टी से जो एग्रीमेंट है भले कर दें डिस्क्लोज। अब क्लाइंट ने तो इजाज़त दे दी, लेकिन जो फलाना पार्टी से एग्रीमेंट हुआ है उसको भी तो नुकसान हो सकता है। तो आपको इजाज़त मिलने के बाद भी आपने ध्यान रखना है कि कहीं इससे किसी और का थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो नहीं मुतासर होगा। ये ऐसे ही है जैसे कॉलेज के पास आपका डाटा पड़ा हो और कॉलेज के कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट को किसी बाहर वाले बंदे ने कहा जी आप हमें बच्चों का डाटा दें, हम लोगों ने इनको मैसेज करने हैं ताहिर टैंक सर्विस की तरफ से कि अगर आपके घर में पानी की टंकी ख़राब हो तो हम उसे आगे ठीक कर दें। तो अब वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना सही नहीं है। पता लगे वो कॉलेज से इजाज़त ले ले कि सर जी ये बच्चों को मैसेज तो आते हैं, ये मैसेज भी आ जाए तो क्या है। फ़र्ज़ करें कॉलेज इजाज़त दे दे तो भी कुछ गलत है, बच्चों से तो नहीं पूछा ना। तो ये देखना है कि थर्ड पार्टीज़ का इंटरेस्ट तो नहीं मुतासर हो रहा, और क्या सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नोन और कंफर्म्ड है। पता लगे आपके पास अभी कच्ची इन्फॉर्मेशन और आप डिस्क्लोज़ करने पहुंच जाए, तो इन्फॉर्मेशन सब्सटेंशिएटेड होनी चाहिए, अच्छी तरह से पता किया हो, देखा हो, फिर आप उसको डिस्क्लोज़ करेंगे। किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, किसको कम्युनिकेशन करनी है, क्या जिन पार्टीज़ को कम्युनिकेशन एड्रेस की जा रही है वो मुनासिब हैं, क्या उन लोगों को ही चीज़ जानी चाहिए या नहीं। तो ये बहुत ध्यान रखना है जब आप क्लाइंट चेंज कर रहे हो, एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हो, कुछ भी हो, तो आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करना। हाँ, उस लर्निंग से जो आपने सीखा है उस सीख को अप्लाई किया जा सकता है। आपने अगर कोक में एक चीज़ सीखी है प्रोडक्शन के अंदर, तो हो सकता है आप पेप्सी में जाके अपनी वर्किंग में उसको वो कर दें, लेकिन आप पेप्सी वालों को ये नहीं बताएंगे कि कोक वाले चीज़ों को ऐसे करते थे। बात समझ आई? ये कॉन्फिडेंशियलिटी थी। इससे अब पीछे आ गया इंटेग्रिटी, और सवाल ये कि टाइम कितना बचा। इंटेग्रिटी के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं बचा होगा, इसके लिए किसी के पास वक्त नहीं होता। वक्त तो है, कम ही है, लेकिन चले कोई बात नहीं, गुजारा चला लेते हैं। इसके लिए तो हमें रोशनी चाहिए, ये तो रोशन डिस्कशन है। हाँ जी, क्या है इंटेग्रिटी? ईमानदारी। किस मुल्क में बैठ के क्या बातें कर रहे हैं हम? पाकिस्तान में बैठ के इंटेग्रिटी की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो बेईमान होना वाजिब है ना। अगर गवर्नमेंट चोर है तो हमें भी चोर बन जाना चाहिए। अगर बिजली महंगी है तो हमें गाटियाँ डाल देनी चाहिए तारों पे। अगर हमारे टैक्स के पैसे सही इस्तेमाल नहीं होते तो हमें टैक्स देने बंद कर देने चाहिए। हमें कौमी ख़जाने पे डाके मारने चाहिए। हमें कैंट को लूट लेना चाहिए। शाबाश, आप सब लोगों के अंदर मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र नहीं आ रहा। वो भाईजान सबसे पहला प्रिंसिपल अभी पढ़ा नहीं है ना, ठीक है। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, सबसे खूबसूरत वैसे इंसान की सबसे खूबसूरत चीज़। इंसान पहचाना जाता है अपनी इंटेग्रिटी की वजह से, अपने अंदर की शख्सियत की वजह से। इंसानों को इंसानों पे इस्लाम की नज़र में कोई फ़ौक़ियत नहीं है, सिर्फ़ एक ही बेंचमार्क है, तक़वा। कुछ तो है जो एक फ़ीचर ऐसा है जो इंसान को दूसरे से डिफरेंशिएट कर देता है कि अल्लाह कहता है इंसान सारे बराबर हैं, तक़वा इज़ द गेम। तो कुछ ऐसे फ़ीचर्स होते हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इंटेग्रिटी उसी तरह की एक चीज़ है जो आपके अंदर एक ईमानदार इंसान को जन्म देती है। जब आप ईमानदारी दिखाते हैं तो अल्टीमेटली सबको पता होता है ये बड़ा ईमानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, बेईमानी नहीं करता, चालबाजी नहीं करता, धोखा नहीं देता, हमारे पैसों को गलत नहीं वो होने देगा। चूँकि आप लोगों पे भरोसा है, आप एक इदारे के टॉप पे बैठे हैं, वो इदारे के बहुत बड़े बड़े करोड़ों के इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आपने किसी से पैसे खा खू लिए और उसकी वजह से डिसीजन गलत करवा दिया, इदारे का नुकसान कर दिया आपने। और अगर आप एक क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं तो क्लाइंट को जब आप सर्व कर रहे हो, क्लाइंट की एक ऑडिट ओपिनियन दे रहे हैं, तो ऑडिट ओपिनियन पे हज़ारों लाखों लोगों ने आपकी ओपिनियन पढ़नी है और इन्वेस्टमेंट करनी है। एक डूबती हुई कंपनी को आपने फाइनेंशियल उसके साफ उन्होंने बनाए और आपने ऑडिट रिपोर्ट में कह दिया बहुत प्यारी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, और लोगों ने धड़ाधड़ अपने करोड़ों रुपये वहाँ फंसा दिए और एंड पे बेचारों के पैसे डूब गए। उन सब ने आप पे भरोसा किया था। अगर आप पे भरोसा नहीं करना था तो ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑडिट हुआ ही क्यों था? आप जाएँ तहकीक करें कि इदारा सही है या नहीं। तो इंटेग्रिटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़ात नहीं है, आप बहुत सारे लोगों का कबाड़ा कर देंगे जब आप झूठ बोलेंगे। सवाल ये कि हम झूठ क्यों बोलेंगे? जवाब ये कि हमें नोटू मिलेंगे।
और जब पैसे मिलते हैं तो इंसान कुछ भी कर लेता है। क्या पैसे मिलने पे कुछ भी कर लेंगे? कुछ भी, एनीथिंग। हो सकता है एक बंदा आपको आके कहे कि ये 1 करोड़ ले लो, ये एक काम करके दिखा दो फेसबुक पे पब्लिकली, शायद आप ना कर सकें। कीमत होती है ना एक अंदर, आपको पता है कि हाँ भाई मुझे कोई इतने पैसे भी दे देगा, मैंने ये घटिया काम नहीं करना। तो बेईमानी सबसे घटिया काम है, क्योंकि सिर्फ आप अपनी ज़ात को ख़राब नहीं कर रहे, आप इतने सारे उन लोगों को ख़राब कर रहे हैं जो आप पे भरोसा कर रहे हैं। हम कहते हैं डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया, बंदा मार दिया। इनकम्पिटेंट था, पैसे के लालच में ऑपरेशन किया, बंदा मार दिया, उसने एक इंसान मारा है। हम इंसानियत ख़त्म कर देते हैं। हमारे गलत ओपिनियन का मतलब है 40,000 लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट कर ली, 40,000 घरानों की इन्वेस्टमेंट डूब गई, 40,000 लोगों का फाइनेंशियल मर्डर कर दिया। एक इंसान के मर्डर से उस एक इंसान को फ़र्क पड़ता है और फैमिली को भी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। फाइनेंशियल मर्डर का मतलब है आपने नस्लों को तबाह कर दिया, आपने पूरी नस्ल गरीब कर दी। उसके बाद अगली नस्ल पता नहीं कितने साल तक एफर्ट करेगी, क्योंकि उनके बाप ने एक बेईमान चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओपिनियन पे भरोसा कर लिया था। तो हाथ लरस जाने चाहिए ऐसा साइन करते हुए जब हम कोई बेईमान चीज़ साइन कर रहे हो। और क्यों साइन कर रहे हैं? पैसे के लिए। कौन से पैसे के लिए? जिसने कभी हमारे पास आना ही नहीं है। आप अभी स्टूडेंट हैं, आप अपने ज़हन में बड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल सोचते होंगे कि ठीक है ये पैसे होंगे तो जो है ना मैं बटन दबाऊंगा, दरवाज़ा ऐसे करके खुल जाया करेगा, मैं कमरे में जाऊंगा तो बेड उड़ता हुआ आएगा और मेरे सामने बिछेगा, मैं उसके ऊपर लेट जाऊंगा तो टीवी कहीं से छलांगे मारता हुआ आ रहा होगा। फैंटेसीज अपनी जगह होती हैं, लेकिन अगर आपके पास महीने के 3 लाख रुपए हों और 3 लाख का 3 लाख आप अपने ऊपर फुल फ्लैश स्पेंड कर दें तो दिस इज़ मैक्सिमम अय्याशी है। क्योंकि पैसे ज़्यादा होने से आप पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, आप तीनों टाइम बोतल नहीं पी सकते, आप 2 किलो मुर्गा एक सिटिंग में नहीं खा सकते, आप 4 बिस्तरों पे एक साथ नहीं सो सकते, आप हर दिन दूसरे मुल्क में नहीं गुजार सकते, आपकी जिस्मानी बाउंड्रीज़ हैं, आप एक वक्त में 3 अलग अलग मुल्कों का दौरा नहीं कर सकते। एक लिमिट की अय्याशी कर सकते ना, अय्याशी की भी लिमिट है, खाने की भी लिमिट है, स्पेंडिंग की भी लिमिट है। तो एक बंदा अगर महीने के 3 लाख रुपए लगा दे अपने ऊपर, तो उससे ऊपर अगर हों भी तो वो अपने ऊपर कभी भी नहीं लगाता, वो दीवारों पे लगाता है, वो मकानों पे लगाता है, वो प्लॉटों पे लगाता है, वो दूसरे मुल्कों में पैसे रखवा देता है, वो बैंकों में पैसे रखवा देता है, वो बॉन्ड खरीद के रख लेता है। उसकी ज़ात पे जो लगा वो 3 लाख है। तो अगर आपने करप्शन करके 20 करोड़ भी कमा लिया तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा महाना 3 लाख ही इस्तेमाल करना है, बाकी पैसा तो अकाउंटों में पड़ा हुआ होगा। और आधे तो अकाउंट आपने किसी को बताए भी नहीं होंगे, और आपके मरने के बाद आपके बच्चों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपने इतना छुपाया हुआ होगा। और आपको कौन सा पता था इस डेट पे मैं मरने वाला हूँ, तो एक दिन पहले बता दूंगा। मौत भी कंट्रोल नहीं होती इतने पैसे से, एक सांस भी नहीं खरीद सकते। तो उस पैसे ने सिर्फ जलालत दी। वो पैसा लेने के बाद आप अपने आप को बहुत अपग्रेड तो कर ही नहीं सके। तो अगर आप 5 लाख कमा रहे थे बाय द वे, और इस तरीके से आप 25 लाख कमा सकते थे महाना, तो भी ऊपर के पैसे ने आपके ऊपर तो खर्च हुआ ही नहीं कभी। हाँ, दुनिया को ज़रूर पता लग गया घटिया आदमी है, दुनिया को ज़रूर पता लग गया पैसे खाता है, चोर है, रिश्वतखोर है। क्या फ़ायदा कि आप कहेंगे जी मैंने इतना कमाया और उसके बाद आप जहाँ निकलें लोग चोर चोर की आवाज़ें लगाएं। एक बंदे का मैं वो कर रहा था, उन्होंने कहा जी फलाना सियासतदान जो फैमिली है उनके पास इतना पैसा है कि घर में इज़्ज़त रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा है कि इज़्ज़त तक नहीं है उनके पास, वो इज़्ज़त साइड पे रख दी है, पैसा रख लिया। तो इतना पैसा कमा के अगर आप दुनिया की नज़र में सिर्फ घटिया ही इंसान बने तो समाजी तौर पे तो फ़ायदा हुआ नहीं। और इतनी करप्शन करके आपने अपनी पानी या पेप्सी की बोतल पीने की कैपेसिटी भी नहीं बढ़ा सके। ज़्यादा पैसा हो तो 18 घंटे तो सोना चाहिए। आज दिल करता ना बहुत सारा सोने का, सोचते हैं कभी पढ़ना नहीं होगा तो मैं सोता रहूँगा। जब इतने पैसे होंगे तो 18 घंटे सोएंगे थोड़ी, आपने पैसे खर्चने भी तो हैं, खर्च भी नहीं सकेंगे, अजीब परेशानी में रहेंगे आप। कितना सफ़र कर लेंगे गाड़ी पे, कितना पेट्रोल उड़ा लेंगे, बहुत होता है 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपए में आप पाकिस्तान में आज भी इंतहाई लेविश लाइफस्टाइल के साथ रह सकते हैं। इससे ऊपर का पैसा आप तक कभी भी नहीं पहुंचने वाला।
वो लगेगा सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर, वो लगेगा तिजोरियों पे, वो लगेगा बैंकों पे। तो वो पैसा जो आप तक पहुंचा ही नहीं, उसके लिए बेईमानी की। वो ज़लालत जो आप तक यकीनी पहुंच गई, उसके लिए बेईमानी की। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बड़ा कॉमन सा जुमला है कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से कहता है कि यार वो ये वाला काम तुम फलाना चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्यों नहीं कराते। उसने कहा ये बड़ी 2 नंबरी है, वो बंदा इनकार कर देगा। उसने कहा नहीं, ज़रा ज़्यादा बड़ा गोश्त फेंकना तो मिलाता हुआ आ जाएगा। गेम ओवर। यानी इतनी पढ़ाई करके, इतना कमा के, सारा कुछ करके एक क्लाइंट आपको एक जानवर से तशबीह दे रहा है। उसको भी पता है कि थोड़ा बड़ा गोश्त फेंकेंगे तो मिलाता हुआ आ जाएगा। मज़े की बात है, खर्चना अभी भी आपने 3 लाख ही है। वो ऊपर का जो ज़्यादा गोश्त है वो फिर किसी अकाउंट में ही सड़ना है, वो फिर किसी प्लॉट में होगा। मज़े की बात है, वो प्लॉट भी कल को आप उसमें रहेंगे नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप उसे बेच देंगे और बेच के फिर एक और प्लॉट खरीद लेंगे। और सारी ज़िंदगी सोचते ही रहेंगे इधर उधर दीवारों को देख के, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है, और ख़ुद उतनी ही ज़िंदगी गुजार रहे होंगे जो 3 लाख वाली थी, जो कि अपने अंदर भरपूर लेवल ज़िंदगी थी। फिर क्या करेंगे? ये साबित करने के लिए आप अमीर हैं, बहुत महंगा कोड खरीद लेंगे 1.5 लाख का। फिर लोगों को पकड़ पकड़ के बताएंगे ये कोड पता है कितने का है, ये देखो ये कोड पे पीछे टैग लगा हुआ है 1.5 लाख का है। वो कहेंगे अच्छा, मैं समझा 4,000 का है। तो यार तुम पागल आदमी हो, तुम 9 लाख चले जाते, 1500 में मिल जाते ये कोड। वो 1.5 लाख के कोड ने भी इज्जत नहीं दी। तो फिर उतना पैसा उन चीज़ों पे लगेगा जो आप बता ही नहीं पाएंगे और आप कई दफ़ा बताना चाहेंगे ही नहीं। तो फिर आप उसको दूसरे मुल्कों में छुपा रहे होंगे, हर वक्त डरते फिर रहे होंगे। तो फिर आप ही का कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी दिन आपको मार के आपका पैसा ले जाएगा। ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ क्या है? ज़िंदगी नहीं मिली पैसे से, इज़्ज़त नहीं मिली पैसे से, शोहरत थोड़े से अरसे के लिए लोग आपके सामने आके कहेंगे यार आप तो बड़े अच्छे हाजी आदमी हैं, और पीछे से कहेंगे यार बंदा इतना सूद कमा के भी जो है ना हाजी ना बने। तो शोहरत भी नहीं मिली। और मैं तो सिर्फ दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो तो आपने वैसे ही ज़ाया कर दिया आखिरत का। तो ये लालच समझ में आने वाला नहीं है। इंसान हमेशा गरीब रहता है, आप जितना मर्जी कमा लें, उसे लगता है मुझे और कमाना है। मैंने कहा 3 लाख से बड़ा लेवल गुजारा हो जाता है। तो जो 1 करोड़ महीने का कमा रहा है वो सोच रहा है मैं 2 करोड़ कैसे कमाऊँ। जो 2 करोड़ कमा रहा है वो कहता है मैं अरब क्यों नहीं कमा रहा। जो अरब कमा रहा है वो कह रहा है मैं 100 अरब क्यों नहीं कमा रहा। जो सैकड़ों अरब कमा रहा है उसको भी नहीं समझ आ रही वो क्या करे। वो बच्चे की शादी पे 5,000 अरब लगा देगा, फिर भी नहीं उसे समझ आएगा मैं क्या करूं, मतलब कैसे साबित करूं कि मैं अमीर आदमी हूं। और गरीब बस देख देख के परेशान होता रहेगा और एंड पे कह देगा यार इतना पैसा 2 नंबरी से ही आता है। यही हल होता है ना। गरीब के पास तो सबसे अच्छी तसल्ली होती है भाई 2 नंबर तरीके से कमाया होगा। तो असूलन बेईमानी ना करने से सुकून मिलता है। आप जिस फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट भूखा नहीं मरता। आप ये मत सोचें कि मैं बेईमानी नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं सड़कों पे आ जाऊँगा, मुझे कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। आपको आपके एम्प्लॉयर ने कहा बेईमानी करो, आपने कहा मैं नहीं करनी, उसने कहा फिर मेरे पास नौकरी मत करो। अब आप रोना शुरू हो गए कि मैं तो भूखा मर जाऊँगा। भूखा मरेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस मुल्क जिसमें इतनी ज़्यादा डिमांड है काम की, आज भी आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुल्क से बाहर गए हुए हैं। आज इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलता। फाइनलिस्ट इतनी मुश्किल से मिल रहे हैं, लोग इतनी तेज़ी से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये हाई पीक टाइम है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कि एक फाइनलिस्ट निकलता है आर्टिकल से तो 4 लोग उसके पीछे होते हैं यार हमारे पास आ जाओ। लेकिन हमें डर लगता है कि बेईमानी नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। ईमानदारी से आपका सर्वाइवल है। एक जगह आपको नहीं रखेगा, कोई दूसरी जगह पे रख लेगा, दूसरी जगह नहीं रखेगा, तीसरी जगह। अच्छा, जब सारे ही बेईमानी कर रहे होंगे, जब 90% फर्म्स 2 नंबर काम कर रही होंगी, तो कुछ क्लाइंट जिन्होंने वाकई 1 नंबर काम कराना होगा वो किन के पास आएंगे? 1 नंबर फर्म्स के पास। आप उस नीश में कमाना शुरू कर देंगे, वो आपकी एक अलग सेगमेंट बन जाएगा। तो सबको पता होगा यार ये ईमानदार आदमी है, इसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, इससे काम करवाएंगे। तो समटाइम ईमानदार फर्म बेईमान फर्म से 10 गुना कमा रही होती है, क्योंकि बेईमानी तो सब बेच रहे हैं, ईमानदारी कोई कोई बेच रहा है। तो ईमानदारी एक विस्प बन जाती है। समटाइम आप एक इदारे में जाते हैं तो सबको पता होता है ये ईमानदार आदमी, आप ऐसे तेज़ी से ग्रो करते करते ऊपर जाते हैं। जब सेठ को पता लग जाता है ना ऊपर वाले कि नीचे वाला बंदा ईमानदार है, तो ईमानदार बंदों का वैसे ही कहता है इस वक्त।
तो ईमानदार बंदा ऑटोमेटिकली ब्रांडेड हो जाता है, वो जिस फील्ड में जाता है ब्रांडेड हो जाता है। तो पैसे वाला मसला भी ईमानदारी से ही रिजॉल्व होता है, दिल का सुकून भी ईमानदारी से मिलता है, फिर नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। और वही बात है कि नींद का पैसे से ताल्लुक़ नहीं है। मैं करोड़पति अरबपति सेठों को पूरी रात तड़पते देखा है, नींद की गोलियां खाते देखा है, नींद नहीं आती, आंखें लाल हुई हुई होती हैं। और मैंने एक स्टूडेंट को अपने बस्ते पे सर रख के या अपनी अकाउंटिंग की किताब पे सर रख के सोते भी देखा है। जो दिल से मुतमईन होता है ना, वो हल्का सा पंखा चला के शदीद गर्मी में अपनी अकाउंटिंग की किताब पे सर रख के भी सो जाता है। मैं मजदूर कहने लगा था, मैंने कहा कि जो है ना, शायद अकाउंटिंग का स्टूडेंट उससे भी ज़रा ज़्यादा मासूम आदमी है, तो इसका जिक्र कर देते हैं। मज़दूर हमसे अच्छा है, उसमें इत्मीनान है। भाई ने कहा मज़दूर हमसे अच्छा है, यकीनन अच्छा है, वो बेयकीनी में नहीं है, उसको अगले टाइम का खाना मिले ना मिले, लेकिन बहरहाल उसको अल्लाह पे भरोसा है। आप बहुत प्रीमियम जगह पे बैठे हुए हैं और हर वक्त डरते रहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिलनी, मुझे आर्टिकल्स नहीं मिलने, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यकीन माने अब आप सही कह रहे हैं, मज़दूर हमसे अच्छा है, क्योंकि इंसानों में फजीलत तकवा की बेस पे है। तो फिर बेहतर ये है कि हम अंदर के इंसान को बेहतर कर लें। अंदर के इंसान को बेहतर कर लें, आप कमाएंगे भी ज़्यादा, आप मुअज़्ज़ज़ भी रहेंगे, आप आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। तो इंटेग्रिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जब ये बताएं, आप कहें यार क्या बात करते हो, मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या बता रहे हो, पागल हो गए हो, ये तो मेरी ज़ात का हिस्सा है। चलो तुम बता रहे हो तो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, ये तो बिल्ट इन है ना, ये तो मैं बहैसियत मुसलमान, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ईमानदारी दिखाऊँगा। इतनी प्रीमियम चीज़ है। तो ऐसा खौफ कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं है। ऐसा लालच कि मैं बेईमानी करूँगा तो पता नहीं क्या कर लूँगा, नहीं कर सकते कुछ। किसी को ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। एक बेईमानी की 50 करोड़ आया, अगले दिन मर गया, ये सोचते हुए कि 50 करोड़ खर्चूंगा कैसे। किसी को कोई टाइमलाइन का नहीं पता, और मरने के बाद जो नहीं है वो तो अलग ज़लालत है, और वो एक अनलिमिटेड ज़लालत है। तो मैं चूँकि रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं मरने के बाद वाली चीज़ों को तो मैं आपको बता के इमोशनल नहीं कर रहा, मैं तो दुनियावी ज़लालत की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल सेंस में भी बेईमानी गलत बात है, रिलीजियस सेंस तो बाद में आती है। आप चार्ट सीए में इसलिए नहीं आते कि आप दीनदार बन जाएंगे, आप इसलिए आते हैं कि मैं अच्छा कमा लूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेईमान आदमी कमा भी नहीं पाता, और जो उससे बेईमानी करवाता है उसे पता होता है कि ये मेरे साथ भी चालबाजी करेगा। तो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा बेईमान आदमी को भी काम नहीं मिलता, क्योंकि बेईमानी भी तो कई दफ़ा ईमानदारी से करनी पड़ती है। तो इसलिए इंटेग्रिटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। किताब ने हल्की सी बात कर दी है इस पे लाइट अगर वो कर दें हम, ये 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और प्रोफेशनल हो आप अपने बिजनेस रिलेशनशिप में। इंटेग्रिटी, फेयर डीलिंग और ट्रुथफुलनेस को भी कहते हैं। आपने ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन या अदर इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं होना जो आपको लगता है कि जिसमें मटीरियली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये मिस स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि बेध्यानी से जमा कराई गई है उनका साथ नहीं देना, जो मिसलीड कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना। जब सीए को पता लग जाए कि वो कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है, या उसे पता लग जाए कि मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो ईमानदार नहीं है, उसे फ़ौरन से क्या करना चाहिए, डिसएसोसिएट हो जाए। और ऐसे में अगर वो एक रिपोर्ट दे देता है, मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देता है, यानी कि फ़र्ज़ करें कुछ गड़बड़ और वो बता देता है कि उसमें ये गड़बड़ है, तो इसका मतलब उसने कोड को फॉलो किया है। यानी अगर बेईमानी उसके सामने आई, वो एसोसिएट हो गया था, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट दे दी, तो हम कहेंगे कि अब उसने अपने आप को बचा लिया। तो इसमें ब्रेक पे जाते जाते एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इनमें कई दफ़ा क्लैश आ जाता है। इसको हम कहते हैं एथिकल कन्फ्लिक्ट। आप इंटेग्रिटी बताने जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी आउट हो जाती है। आप इंतहाई ईमानदारी में क्लाइंट की टैक्स चोरी बताने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बगैर लॉ के मांगे आपने उन्हें बताना शुरू कर दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी आउट हो गई। आप प्रोफेशनलिज्म बचाने जाते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी आउट हो जाती है। तो सम टाइम इनमें क्लैश आ जाता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो स्टैंडर्ड या कोड ऑफ एथिक्स हमें कहते हैं कि आपने अपनी प्रोफेशनल बॉडी से पूछना है, आपने बड़ों से एडवाइस लेनी है, आपने प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी है, सिचुएशन को देखना है, वो काम करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो आप सोच रहे हैं, और वो काम ना करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको मैयर करना है, और वो करना है जिसमें कम से कम नुकसान हो। आपने उस ऑप्शन की तरफ जाना है। इस कॉन्सेप्ट को एमएफए में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से समझाते हैं 1-2 मॉडल्स के थ्रू, लेकिन यहाँ कोड ऑफ एथिक्स ने बस हल्का सा उसका आइडिया दिया। तो आइडियली आपने बड़ों से पूछना है और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी है कि मैं कैसे अपने आप को इस मुश्किल सिचुएशन से निकालूँ। यहाँ हम अपनी वो वाली सिंबॉलिक ब्रेक करते हैं जो 10 मिनट वाली होती है। 3:43 हो रहे हैं,
तो 353 पे दोबारा मिलते हैं, ये घड़ी अभी भी पीछे है। 353 पे दोबारा मिलते हैं और उसके बाद फिर हम अपना जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसका सेशन करते हैं। और रूल याद है, मैं तेज़ी से निकल जाऊंगा, मुझे नहीं रोकते, ठीक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। थोड़ी सी इंटेग्रिटी जागी। हाँ नहीं सर, ये बड़े अरसे से हमने जो है ना वो बेईमानी पाली है अपने अंदर। आपने सीए करने की सारी अट्रैक्शन ही ख़त्म कर दी। सीए करते, ज़्यादा कमाते, 2 नंबर कमाते, बहुत ज़्यादा 2 नंबर कमाते और फिर मर जाते। एक भाई हैरान होके कह रहे हैं कि सर ये 3 लाख पर डे है या पर मंथ है? उन्होंने कहा जी हमें समझ आ गया, हमें खर्चने का तरीका समझ आ गया। पैसे बढ़ाने का पता है क्या तरीका होता है? खर्चें, जितना खर्चते हैं उतना बढ़ता है। जोड़ने से नहीं बढ़ता, स्प्रेड करने से बढ़ता है। खैर, इसके लिए थोड़ा सा जो है ना ज़रा यकीन चाहिए। एक जुमला है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए। तो जिसके पास नहीं हो वो तो डायलॉग मार ले, लेकिन जो पैसा कमा चुका हो उसके बाद वो कहे तो उसका मतलब है वो उससे पैसे से ऊपर लेवल की गेम समझ आ गई है। तो वो जो जिस पे आप हैरान हो रहे हैं कि जी अगर वही वाली बात है कि एक बंदा अगर जब दीवारों पे पैसा लगा चुका है तो इसका मतलब है वो घर में रह रहा है, तो वो किराए शराए से तो फारिग हो गया। बिजली का बिल कितना को बड़ा आ जाएगा उसका। जो इतना खुदगर्ज इंसान है ना वो फैमिली के साथ नहीं रह रहा होगा, या फैमिली उसे साथ रख नहीं रही होगी, वो अकेला रह रहा होगा या उसके साथ 2-3 फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो खाने पे कितना खर्च कर लेगा? 3-4 दिन लगातार बाहर से खाएगा ना, बीमार होना शुरू हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा बाहर का खाना भी सही नहीं है, फिर घर के खानों भी आ जाएगा। सर हम तो डेली खाते हैं, मसले कोई नहीं। स्टूडेंट का मैदा ही और तरह का होता है, वो तो सारे ये लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, हर तरह की फजूल चीज़ें खा खा के वो तो यूज़ टू हो चुका होता है। तो जब आप बड़े होंगे तो मैदा भी तो कमज़ोर हो जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। तो बड़े होने की भी तो कुछ मसलों मसाइल है ना। खैर, हमने पहला पोर्शन पढ़ लिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें समझ आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्टिविटी हमारी हिट हो जाती है बहुत बुरी तरीके से अगर हमें कुछ अट्रैक्शंस ऐसी नज़र आ जाएं जिस वजह से हम अपना काम सही से ना कर सकें। हम अच्छा वाला ऑडिट करने चले थे और किसी ने हमें पैसों की ऑफ़र कर दी। हम अच्छा वाला ऑडिट करने लगे थे कि अचानक से सामने हमें अपना ही कोई रिश्तेदार नज़र आ गया। अब हमने सोचा यार अब इस रिश्तेदार को ऑडिट करके इसको क्यों जलील करना, तो इसके ख़िलाफ़ हम नहीं जाते। हम ऑडिट करने चले, हम डर गए और डर के मारे हमने वो ओपिनियन दे दिया जो क्लाइंट चाह रहा था। तो पॉइंट ये है कि जिस वक्त आप ऑडिट कर रहे हैं तो देयर आर मैनी सिचुएशंस जो आपके ईमान को डगमगा देंगी, आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे और आप मुश्किल में आ जाएंगे और आपको लग रहा होगा कि शायद मुझे यहाँ पे कुछ गलत कर देना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं थ्रेट्स। ये थ्रेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी। ये मेनली ऑब्जेक्टिविटी के होते हैं। कभी कभार आई के बहुत मूड में होता है तो वो इस तरह का सवाल बनाता है जहाँ थ्रेट आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस या किसी और चीज़ का भी होता है, लेकिन नॉर्मली उनको पसंद है ऑब्जेक्टिविटी के थ्रेट। तो कोड ऑफ एथिक्स परेशान हो गया, उसने सोचा कि अरे हाँ वाकई बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट परेशान होंगे। तो रादर देन के वो एक लिस्ट बना के दे देते हैं हमें कि जी आप जब जाएंगे तो ये 900 तरह के वाक़यात आपके साथ हो सकते हैं और हर वाक्य के साथ लिख देते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना। वो 900 बातें भी आपको समझा देते हैं। तो हो सकता है क्लाइंट पे 901वीं तरह की सिचुएशन होती जो उस 900 में ना लिखी हुई होती। तो बजाय इसके कि कोड ऑफ एथिक्स आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे, कोड ऑफ एथिक्स ने आपको दिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कहते हैं ज़ाब्ते को, सेट ऑफ रूल्स को, कॉन्सेप्चुअल कहते हैं दिमाग वाले को। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिसमें दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं। तो रादर देन कि वो आपको 900 सिचुएशंस और उनका सलूशन बताते, उन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी और एक क्राइटेरिया, एक फ्रेमवर्क बता दिया कि जब भी आप किसी भी जगह पे किसी भी ऐसी सिचुएशन में आए तो पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा थ्रेट है जो आपको परेशान कर रहा है। फिर उस थ्रेट को एवेल्यूएट करें कि वो थ्रेट कितना भारी है। फिर उस थ्रेट के सलूशन की तरफ आएँ।
यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कहा, इसने बजाय इसके कि आपको 900 सिचुएशंस बताएं, आपको 5 तरह के थ्रेट्स बता दी गई। ये 5 तरह की मैक्सिमम कैटेगरी की सिचुएशंस हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। फिर आपने देखना है कि वो सिचुएशन आपको कितना परेशान कर रही है, और फिर देखना है अगर वो ज़्यादा परेशान कर रही है तो आपने तीसरे स्टेप पे आ जाना है। इसकी टिपिकली एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमें अचानक से पता लगा कि हमारी जो ऑडिट टीम है, उस ऑडिट टीम में हमारा एक टीम मेंबर है जिसका रिश्तेदार क्लाइंट में मौजूद है। अब ये थ्रेट है, नज़र आ गया, एक ऐसा थ्रेट है कि अगर एक हमारे टीम मेंबर का रिश्तेदार वहाँ मौजूद होगा तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस तो हो जाएगा। अब हमने इस थ्रेट को मैयर करना, ये भारी कितना है। तो पता ये लगा कि जो हमारा टीम मेंबर है वो टीम का सबसे जूनियर आदमी है, प्रोबेशनर है, अभी उसने 4 दिन पहले फर्म ज्वाइन की है। उसका जो ताल्लुक है वो बंदा उसका दूर का कज़न है। तीसरा, जिस बंदे से क्लाइंट में उसका ताल्लुक है वो बंदा HR डिपार्टमेंट के अंदर जो है ऑफिस बॉय है। तो थ्रेट था हमारा टीम मेंबर वहाँ रिश्तेदार है, लेकिन जब हमने थ्रेट को एवेल्यूएट किया, मैयर किया, तो पता लगा हमारा भी टीम का सबसे कमज़ोर आदमी, उधर भी बहुत ही कोई हल्का आदमी, और जिसका हमारे अकाउंट से भी ताल्लुक नहीं और रिलेशन भी को बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं। अगर इसी तरह की सिचुएशन में किसी और क्लाइंट में हमें पता लगा होता है कि जो हमारा टीम का जो मैनेजर है, जो टीम को हेड कर रहा है, उसका ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है, उसका सगा भाई है क्लाइंट में, क्या करता है, चीफ मैनेजर अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स का तकरीबन टॉप पे बैठा हुआ शख्स हमारे टीम के टॉप पे बैठे हुए शख्स का सगा भाई। अब थ्रेट बहुत ज़्यादा भारी हो गया। तो इसका मतलब है पहला स्टेप तो है थ्रेट समझो, फिर समझो वो कितना वजनी है। लकीली कैफ लेवल पे आई कि अपने मुश्किल से 2-3 दफ़ा ही पूछा है थ्रेट्स की इवेल्यूएशन। वो नॉर्मली कहते हैं थ्रेट बताओ और कहते हैं इसका सेफ गार्ड बता दो। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि पहले आइडेंटिफाई करोगे थ्रेट क्या है, फिर देखो वो कितना वजनी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सेफ गार्ड की तरफ आओ। जब आप थ्रेट और इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो आपने प्रोफेशनल जजमेंट भी एक्सरसाइज करनी है। आपने जो भी नई इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपके सामने आते हैं उसको भी देखना है, एंड रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भी लगाना है। रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट ये है कि अपनी नज़र नहीं, किसी और की नज़र से, हो सकता है आप वही मैनेजर अकाउंट्स हैं और आपका भाई वहाँ मौजूद है और आप कहें मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं अपने भाई की परवाह नहीं करूँगा, ये तो आप मानते हैं ना। एक थर्ड पर्सन जो इन्फॉर्म्ड है वो इस सिचुएशन को देख के क्या सोच रहा है, अगर उसे लग रहा है कि ये ख़तरनाक सिचुएशन है तो फिर ये है ख़तरनाक सिचुएशन। तो थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन करते हुए अपने पर्सपेक्टिव नहीं, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, वो थर्ड पर्सन जो इन्फॉर्म भी हो, जिसको पता हो सारी उसका, तो आपने खुद से नहीं पूछना कि थ्रेट है, आपने टीम मेंबर से पूछना है ये सिचुएशन है, तुम लोगों को क्या लग रहा है थ्रेट है। अगर वो कहें थ्रेट है और सिग्निफिकेंट है तो फिर उसके ऊपर सेफ गार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने हमें एक नज़रियाती से तरीका बता दिया है कि आप थ्रेट्स को कैसे ढूंढें और फिर उन थ्रेट्स के ऊपर आप लोगों ने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं। जब हम थ्रेट्स की बात करते हैं तो थ्रेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑफ करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। 5 तरह के मशहूर ज़माना थ्रेट हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। अगर मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करके थोड़ी थोड़ी सी इनकी बात करूं तो सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है वो तमाम सिचुएशन जहां आपका फाइनेंशियल या फाइनेंशियल जैसा कोई इंटरेस्ट हो, ज़ाती मफाद, कमर्शियल मफाद, बेनिफिट, कोई पैसे या कोई फ़ायदा आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट। क्लाइंट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, एक एक करके इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। सेल्फ रिव्यू, जिसमें आपके सामने कोई ऐसा काम आ जाता है जो आप ही ने किया होता है। जब आपका किया हुआ काम आपके सामने आता है तो उसमें एक थ्रेट ये होता है कि शायद आप अपने किए हुए काम को सही से रिव्यू ना करें। भाई मेरे पास मेरी ही किताब रिव्यू के लिए आएगी तो मुझे तो गलती नज़र ही नहीं आनी, और अगर आ भी गई और अगले ने कहना बताओ इस किताब पे तबसरा करो, मुझे गलती पता भी लग गई, मैं पी जाऊँगा। मैं कहूँगा यार क्या कमाल लिखा है इस बंदे ने, क्या ज़बरदस्त ऑथर है, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। कौन है? अच्छा मैं तो अगर एक काम मेरे अपने हाथ से गुजरा होगा तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर कभी भी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं दे सकता, मैं बायस्ड हो जाऊँगा बहुत बुरी तरह से। एडवोकेसी, इसके एग्जांपल्स भी अभी देखते हैं। एडवोकेसी में क्या होता है कि आप क्लाइंट को इस हद तक प्रमोट करते हैं कि आप उनके इंटरेस्ट के साथ जा मिलते हैं।
यानी आप क्लाइंट के बारे में पब्लिकली कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, आप उनका साथ देते हैं, किसी अदालत में आप उनका साथ दे देते हैं, कहीं आप पब्लिकली उनके प्रोस्पेक्टस या इस तरह की किसी प्रोसेस में साथ शामिल हो जाते हैं और कहते हैं आओ इन्वेस्ट करो, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। तो जब आप पब्लिकली एक क्लाइंट को इतना सपोर्ट करते हैं तो कल को उस क्लाइंट की गलत बातें आपको या तो नज़र आना बंद हो जाती हैं, या नज़र आएँ तो आप लोगों को बताना बंद कर देते हैं कि लोग अब मुझे जूते मारेंगे। कल को मैं कह रहा था बहुत अच्छे लोग हैं और आज मैं कह रहा हूँ उनमें ये खराबी और ये खराबी है। तो एडवोकेसी थ्रेट हो जाता है कि जब आप किसी का साथ देते हैं पब्लिकली, जैसे एक स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल है, वो पब्लिकली अगर साथ दे रहा है किसी सियासी पार्टी का और उसकी आंखों के सामने वो सियासी पार्टी कुछ गलत कर रही है, तो बजाय इसके कि वो कहे कि ये गलत है, वो खामखौह से जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। एडवोकेसी थ्रेट। देन फैमिलियरिटी थ्रेट, कोई जान पहचान वाला बंदा वहाँ मौजूद होता है। जब जान पहचान वाला बंदा वहाँ मौजूद होगा तो एक मसला आ जाएगा, आपको वो काम नहीं करने देगा। आपके सामने अगर आपका रिश्तेदार है, आपके चाचा वहाँ क्लाइंट पे बैठे हुए हैं अकाउंट्स में, तो शायद आप उनसे एक ऑडिटर की तरह सख्ती से बात नहीं कर सकते, और शायद चाचा की कोई गलती नज़र आएगी तो आपका अपना ज़ाती मफाद नहीं है, लेकिन आप अपने चाचा को बदनाम नहीं होने देंगे। तो फैमिलियरिटी में आपका कोई ताल्लुक़ नज़र आ जाए, कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हो, उसके साथ आपकी लॉन्ग एसोसिएशन हो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपके पाँव फिसल जाते हैं और कहीं ना कहीं आप इंटेग्रिटी को तोड़ देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट आ जाते हैं। एंड फाइनली इंटिमिडेशन, कोई धमकी आपको मिल गई है, कोई डर है, कोई खौफ है कि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है, हमारे ऊपर लीगल केस हो सकता है, हमें कमर्शियल नुकसान हो सकता है, हमारे साथ ये जुल्म हो सकता है, वो जुल्म हो सकता है। तो देर आर सिचुएशन, आप सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन की बेस पे देखेंगे इनमें से कौन सा थ्रेट एप्लीकेबल है। यानी जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आए तो अब आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, आपने इन 5 बाउंड्रीज़ में रह के सोचना है कि उसमें ये इन 5 में से कोई मसला तो नहीं। अगर इनमें से कोई एक मसला है तो इसका मतलब है वो थ्रेट है। एक से ज़्यादा मसले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डर है कि ये क्लाइंट हाथ से ना चला जाए, तो ये इंटिमिडेशन भी है और सेल्फ इंटरेस्ट भी है। आपका भाई क्लाइंट पे बैठा हुआ है और वो अकाउंट्स बनाता था और आप उसे मशवरे देते थे, तो यहाँ सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है और फेमिलियरिटी थ्रेट भी है। तो ऐसा हो सकता है कि एक सिचुएशन में एक ज़्यादा थ्रेट हो, तो ICAP अक्सर सवाल पूछता है आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ थ्रेट जो इस सिचुएशन में एप्लीकेबल लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये सारे थ्रेट समझ आने चाहिए। अगर थ्रेट समझ आ गए तो बस समझे चैप्टर ख़त्म है, फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर तो सेफगार्ड तो बहुत ही सीधी सी चीज़ है। तो हमें थ्रेट एक एक करके सारे पता होने चाहिए। तो एक एक करके थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की हम जितनी मर्जी एग्जांपल सोचना चाहें कम है। कहीं पे भी आपका किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी क्लाइंट में, अब हो सकता है आप कहते हैं सर शेयर खरीदने से हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कौन डिस्क्वालीफाई होगा? पार्टनर। हम इस वक्त पूरी टीम की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है टीम के मैनेजर ने शेयर्स खरीदे हुए हों, ट्रेनी ने शेयर खरीदे हुए हैं। ट्रेनी के शेयर खरीदने से फर्म डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, पार्टनर के शेयर खरीदने से फर्म। तो हमारे टीम मेंबर में भी अगर कोई मसला है तो ये थ्रेट है। अगर उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मसला क्या है? क्लाइंट कहता है कि हम इस दफ़ा प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं 300 मिलियन का, और आपको नज़र आ रहा है कि ये तो 10 मिलियन का लॉस है। एंट्रियाँ डालेंगे तो 10 मिलियन का लॉस होगा, 10 मिलियन का लॉस होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर 300 मिलियन दिखा दिया तो डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो 5 लाख डिविडेंड मिल सकता है उस टीम मेंबर को जो थोड़ी सी बस बेईमानी करके लॉस को प्रॉफिट दिखा दे। तो ज़ाती इंटरेस्ट आ गया। आपकी अनड्यू डिपेंडेंस है उस क्लाइंट की फ़ी। अगर एक क्लाइंट की फ़ीस से आपको 60-70% रेवेन्यू आ रहा है तो आप हमेशा कोशिश करेंगे उस क्लाइंट की हर गलत सही बात को मानने की जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हुए हुए हैं। कुछ सिग्निफिकेंट क्लोज बिजनेस रिलेशन है क्लाइंट से, क्लाइंट नाराज़ होता है तो आपका बिजनेस भी जाता है, आपका ताल्लुक भी जाता है, आपको मिलने वाला फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी जाता है। तो ये फेमिलियरिटी में भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। जी जी, सेकंड वाले पॉइंट में इंटिमिडेशन भी आ जाएगा। आपको ये डर लग रहा है कि हमसे ये हाथ से ना चला जाए, तो इसमें नहीं परेशान होना कि एक सिचुएशन में एक से ज़्यादा थ्रेट क्यों है। दिस इज़ कॉमन कि एक सिचुएशन में एक से ज़्यादा थ्रेट हो सकते हैं, और पेपर में वो आपसे कहेंगे कि अगर एक से ज़्यादा थ्रेट नज़र आ रहे हैं तो बताओ कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। फर्म को लग रहा है कि ये क्लाइंट हमारे हाथ से ना चला जाए, वही वाली बात जो अभी इससे पहले हुई कि ये सेल्फ इंटरेस्ट भी है और इंटिमिडेशन भी है। ऑडिट टीम किसी एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशन के अंदर एंटर और ऑडिट क्लाइंट के साथ, हमारा ही टीम मेंबर है, उसके 2-3 महीने बाद आर्टिकल्स ख़त्म होने लगे हैं और वो इसी क्लाइंट के साथ बातचीत शुरू हो गया है कि मेरे आर्टिकल्स ख़त्म होने वाले, मुझे नौकरी पे रख लेना। तो
तो इतना बड़ा उसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि ऐसे में वो अपनी फर्म के बारे में कम सोचेगा और इस क्लाइंट के फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोचेगा। तो बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं जहां आपका कोई ज़ाती मफाद है और वो ज़ाती मफाद आपको ईमानदारी से ऑडिट करने से रोक सकता है। सोल्यूशन थ्रेट बाय थ्रेट नहीं है, सोल्यूशन ओवरऑल है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट समझ आ रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट में मेनली आपका नॉर्मली कोई कमर्शियल फ़ायदा, कोई पैसों वाला फ़ायदा या कोई ख़ास फेवर जो आपको मिल रही हो। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक ऑडिट टीम मेंबर जो रिसेंटली वहाँ पे क्लाइंट में एम्प्लॉयड था और ऐसी जगह पे था कि अकाउंट्स के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उनका मैनेजर अकाउंट्स था, जुलाई में उसने छोड़ा और हमारी फर्म में आ गया और हमने उसे ऑडिट पे रख लिया। जो जून वाले अकाउंट्स थे उसका ऑडिट वो बंदा कर रहा है जो अभी 1 महीने पहले वहाँ होता था। तो जो अकाउंट्स हैं शायद उसके अपने सामने अपने ही बनाए हुए अकाउंट्स आ जाएँ, तो ये खतरा है। फर्म ने कुछ ट्रायल बैलेंस बनाया है अकाउंट्स के लिए और वही फर्म उसको ऑडिट भी कर रही है। यानी कि फर्म को पहले असाइनमेंट मिली ट्रायल बना दो या अकाउंट बना दो, अब इसी फर्म को अगर ऑडिट करने की असाइनमेंट मिल गई तो ये तो सेल्फ रिव्यू है। उसी तरह से एक फर्म एश्योरेंस रिपोर्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस पे दे रही हो और उसी ने ही सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किए हो। सिस्टम पहले आपने करवाया उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर वगैरह, और अब आपसे कहते हैं आगे बताओ हमारा कैसा सिस्टम है, तो जब आप ही ने इम्प्लीमेंट किया है तो सेल्फ रिव्यू कब आएगा? जब आपको नज़र आए कि आपके सामने जो चेक करना है, जो सब्जेक्ट मैटर जैसे चेक करना है वो आपके हाथ का बनाया हुआ है, या कम से कम आपकी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही थी, आपके मशवरे थे, तो उस चीज़ को देखेंगे तो सेल्फ रिव्यू होगा। अगर मज़ीद एग्जांपल्स देखें फैमिलियरिटी थ्रेट की, क्लोज फैमिली मेम्बर जो डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉई है क्लाइंट में किसी अच्छी तगड़ी पोजीशन पे बैठा है, कोई डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉई क्लाइंट के इस पोजीशन पे कि वो इन्फ्लुएंस कर सके सब्जेक्ट मैटर को और वो रिसेंटली एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे सर्व करता रहा है। हमारी फर्म में एक बंदा मार्च तक एंगेजमेंट पार्टनर था, वो चला गया वहाँ, अकाउंट्स उसने बनाए हैं। जब हमारी टीम ऑडिट करने पहुँची तो सारे लोग वो थे जो कहीं ना कहीं उस एंगेजमेंट पार्टनर के अंडर काम करते रहे थे। तो ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का एहतराम है, एक दूसरे से ताल्लुक़ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अब वो उस बंदे की वजह से सही से काम ना कर सकें। क्लाइंट का कोई बंदा हमारे पास आए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट बन जाता है। हमारा कोई बंदा क्लाइंट की तरफ जाए, नॉर्मली फैमिलियरिटी थ्रेट बन जाता है, और साथ कुछ और थ्रेट्स भी बन जाते हैं। ऑडिट टीम मेंबर की लॉन्ग एसोसिएशन हो जाए ऑडिट क्लाइंट से। ऑडिट क्लाइंट का आप ऑडिट करते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अगली दफ़ा ऑडिट करते हैं फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर आप 11 साल से ऑडिट कर रहे हैं और अब इतनी गहरी दोस्तियां बन गई हैं कि जाते साथ ही जो है वो एक पार्टी करते हैं क्लाइंट के साथ बैठ के, और फिर क्लाइंट कहता है कि यार आप लोगों भी ना वो हर दफ़ा ऑडिट करना नहीं छोड़ा, आप कहते हैं आपने भी बस बुलाना नहीं छोड़ा, और ये कह के दोनों ही कहका मार देते हैं। अब इतनी गहरी दोस्तियाँ हुई हुई हैं तो ऑडिट तो बेचारा तबाह हो गया। यही साफ सुथरे अल्फाज हैं। तो ऑडिट आप नहीं कर सकेंगे उस फैमिलियरिटी थ्रेट की वजह से। एडवोकेसी थ्रेट, फर्म प्रमोट कर रही है क्लाइंट के शेयर्स, किसी प्रोस्पेक्टस वगैरह में एक्सपर्ट बन के आपने ओपिनियन दे दी, या आप एडवोकेट के तौर पे क्लाइंट के बिहाफ पे लिटिगेशंस वगैरह में थर्ड पार्टी के साथ आप जाके उनकी मदद कर रहे हैं। उनको अक्सर जगह अकाउंटिंग की प्रोविजंस के अंदर कुछ मामला है और आप जाके कह रहे हैं ये इनकी ये चीज़ ऐसे ठीक है, ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे ठीक है। आपने एक मौजूद अदालत के सामने एक क्लाइंट को सपोर्ट किया है, यानी आपने पब्लिकली क्लाइंट को सपोर्ट किया है। जब आप पब्लिकली किसी को सपोर्ट करते हैं और आप कहते हैं ये बंदा निर्दोष है, तो कल को आप उसे खरगोश तो नहीं कह सकते। फिल्मी तौर पे ऐसा होता है ना कि आप किसी की वकालत करें और कल को वो गलत निकल आए तो आप कहें इसका केस मैं ही रीओपन करवाऊंगा और मैं उसको जेल भिजवाऊंगा। असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। आपने अगर किसी को सपोर्ट किया और पब्लिकली सपोर्ट किया तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने आप को पलटें। शायद ही आपने असल प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कभी किसी से सुना हो कि उसने कहा भाई आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं गफलत के अठाटोपन अंधेरे में डूबा हुआ था, मुझे शर्मिंदगी है, मुझे एहसास है मैंने गलत किया। जैसे फिल्मों के एंड में नहीं एकदम से एक विलन कैरेक्टर अचानक से उसके अंदर को आत्मा जाग जाती है और वो कहता है मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। असल ज़िंदगी में ये जुमला शायद ही आपको कभी सुनने को मिले, इंसान नहीं मानता कि वो गलत है। तो अगर आपने किसी को सपोर्ट कर दिया है तो आप हमेशा मानते रहेंगे कि मैंने सही किया है, और कल को फिर आप उसकी सारी बातों को बिला वजह सही मान रहे होंगे। फ़र्ज़ करें 4 दिन पहले आपने कहा मेरा लीडर बड़ा कमाल आदमी है और 4 दिन बाद आपको पता लगे कि आपके लीडर ने कुछ गलत किया है। इससे पहले कि आप ऑब्जेक्टिवली सोचें कि उसने गलत क्यों किया और ये गलत क्या है, आप खामखा कहेंगे मेरे लीडर ने किया है, सही किया होगा।
मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो सही हो मेरा लीडर वो करता है, ऐसा ये है कि जो मेरा लीडर करता है वो सही होता है। तो आप तो जब इस लेवल पे बैठे हुए हैं ना, तो कहानी ख़त्म हो गई है। देन इंटिमिडेशन की अगर हम एग्जांपल देखें, एक फर्म को डराया गया है कि हम आपको निकाल देंगे, एक फर्म को डरा दिया है कि हम आपके ऊपर लीगल केस कर लेंगे। क्या मतलब, इसमें क्या खौफ है? आप हक पे हैं तो आप पे लीगल केस हो जाए तो सो व्हाट, रेपुटेशन ख़राब होगी, खर्चा होगा, टाइम लगेगा, आवाज़ारी होगी, तंगी होगी। अवॉइड करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स इस किस्म की हरकतों में नहीं घुसते जी। हाँ, अब अगर फर्म एक दफ़ा गलत करती है तो फिर फंस जाती है। तभी तो यही बात है कि आप एक दफ़ा जब बुराई के दलदल में उतरते हैं तो फिर आप एक बुराई को छुपाने के लिए दूसरी बुराई, जैसे आपसे पूछ लेते हैं घर वाले, बेटा कितने पेपर पास हैं, अब उस वक्त घबरा के आप उन्हें कुछ भी बता देते हैं, फिर सोचते हैं उस वक्त उस महफिल में कौन था, अब्बू, चाचा, मामू, भाई। फिर सोचते हैं मदर ने 1 महीने पहले पूछा तो उनको तो मैंने 1 पेपर ज़्यादा बताया हुआ है। अब आप हिसाब लगा रहे होते हैं कि जिस भी महफिल में मदर और ये इकट्ठे हो जाएं तो उसमें ऐसा जिक्र करना है। मदर के सामने अब आपने याद रखना है कि आपने कितने पेपर बताए हुए हैं, फादर के सामने कितने पेपर बताए हुए हैं, अच्छा कज़न को क्या बताए हुए हैं, दोस्त को क्या बताए हुए हैं। जो एक दफ़ा झूठ बोल लेता है ना, वो फिर सोचता ही रह जाता है कि अब मैंने इसको कैसे कवर करना है। तो हज़रत अली का कौल है कि सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता कि किसको क्या बोला है, क्योंकि जब बोलता है वो एक ही जुमला बोलता है, वो सच होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक दफ़ा उस दलदल में उतर गए तो आप फिर गोल गोल घूमते ही रह जाएंगे। सीए को ये बताया गया है कि एक प्लान प्रमोशन नहीं होगी, तुम्हारी प्रमोशन होनी थी, नहीं होगी। क्यों? तुम क्लाइंट की बात तो सुनते ही नहीं। भाई क्लाइंट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा ऐसे करो, उसने कहा मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो उससे ऊपर के बेईमान आदमी के पास गए, उसने कहा यार अजीब आदमी है तुम्हारे नीचे, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता। उस बेईमान ने इस ईमानदार को बुला के कहा कि भाईजान तुम्हें प्रमोशन का शौक़ नहीं है? उसने कहा नहीं है। ये कहना बनता है कि नहीं है, लेकिन थ्रेट तो है, ये तो सेफ गार्ड है कि कह दे नहीं है, निकालना है तो निकाल दो। लेकिन थ्रेट ये है कि एक बंदे को कहा जाए तुम्हारी प्रमोशन नहीं होगी तो अगर तुम क्लाइंट के उल्टे सीधे ट्रीटमेंट को फॉलो ना करें। या सीए ने कोई बहुत ही कीमती गिफ्ट क्लाइंट से ले लिया है और क्लाइंट कहता है कि अगर तुमने हमारी बात ना सुनी तो हम सबको बता देंगे कि तुम हमसे गिफ्ट लेके बैठे हुए हो। ठीक है, तो कोई भी घड़ी कभी भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त ला सकती है। यहाँ घड़ी से मुराद वक्त, ठीक है, कोई भी घड़ी को मुश्किल से दो चार कर सकती है। हो गया जी, हमें थ्रेट समझ आ गए। थ्रेट में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। एक बात है कि एक तरह का एक सिचुएशन एक से ज़्यादा तरह के थ्रेट्स को जनरेट कर सकती है। ये जुमला बच्चों को समझाने के लिए एक ज़माने में आई के अपनी किताब में एक एग्जांपल दी हुई थी। ये मैं रेगुलर क्लास में पता नहीं शायद बताया होगा ये, क्योंकि बड़ी मज़े की एग्जांपल थी कि जब लोगों को होता है ना ये एक सिचुएशन में एक से ज़्यादा थ्रेट कैसे हो सकते हैं, तो फिर आई के अपनी किताब में एक दफ़ा समझाने के लिए एग्जाम्पल दी थी एक विदेशी किताब से लेके कि अगर एक ऑडिटर ऑडिट करने जाए और सामने उसके ससुर जी हों, अब थ्रेट सोचें, सेल्फ इंटरेस्ट, ससुर के अगेंस्ट गए तो ख़त्म, कहानी ख़त्म। सेल्फ इंटरेस्ट है, फैमिलियरिटी, इससे ज़्यादा क्लोज ताल्लुक क्या होगा, ससुर सामने, फैमिलियर, इंटिमिडेशन, खतरा ही खतरा। सेल्फ रिव्यू हो सकता है ससुर वहाँ बैठे हो तो उन्होंने सोचा हो कि ज़रा अपने होने वाले दामाद से अक्सर मशवरे लिया करूँ अकाउंट्स वगैरह बनाने में। और एडवोकेसी, इनको एडवोकेट नहीं करेंगे तो किनको करेंगे। अगर आप लोगों से कहें चोर लोग हैं, कहेंगे चोर लोग हैं जहाँ शादी करने जा रहे हो। तो एक ही सिचुएशन एक वक्त में मल्टीपल तरह के थ्रेट्स जनरेट कर सकती है। अब जब हम थ्रेट पे पहुंचे तो फिर उन्होंने क्या कहा है, किताब ने बस हल्का सा तस्करा किया। उन्होंने कहा जब आपने आइडेंटिफाई करना है तो एवेल्यूएट करना है कि क्या वो थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है। ये एवेल्यूएट करने के लिए आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सारे फैक्टर्स को जहन में रखना है। आपने देखना है कि लेवल ऑफ थ्रेट क्या है,
आपने देखना है कि क्या पिछले सेफगार्ड्स अभी भी एप्लीकेबल हैं या मुझे नए थ्रेट्स वो करने होंगे, नए सेफगार्ड, और देखना है कोई नया थ्रेट तो नहीं आया। इसका मतलब है जब भी सिचुएशन होगी, किताब ने हमें को बहुत लंबी चौड़ी गाइडेंस नहीं दी, आपने सिचुएशन देखनी है, सिचुएशन का लेवल देखना है, पिछले लगाए गए सेफगार्ड के बाद ये सिचुएशन आपको क्या कर रही है ये देखना है। तो ये वो पोर्शन है जो किताब ने बहुत दिल से नहीं बताया और ना ही ICAP बहुत ज़्यादा पूछने में इंटरेस्टेड भी होता है। अगर हमें समझ आ गया कि थ्रेट हमारा एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर है, तब क्या करेंगे? सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे। किताब ये कहती है कि जब आपने एड्रेस करना है थ्रेट्स को, तो सबसे पहले कोशिश करें वो सर्कमस्टांसेस अगर एलिमिनेट कर दें ना, वो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाए, फिर तो सबसे बेस्ट बात है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एलिमिनेट कर दें। नहीं तो क्या करें? सेफगार्ड्स अप्लाई करें। सेफगार्ड कैसे कहते हैं? एक्शंस इंडिविजुअली एंड कम्बिनेशन जो CA लेता है उन थ्रेट्स को कम करने के लिए। एक्सेप्टेबल लेवल कैसे कहते हैं? ऐसा लेवल जिसके नीचे अगर आ जाए थ्रेट तो आप कहते हैं ओके, अब मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ज़्यादा परेशानी नहीं है। जैसे थ्रेट तो उधर भी था जहाँ रिश्तेदार था, लेकिन जब हमने उसको एवेल्यूएट किया तो बेचारा बड़ा कमज़ोर सा थ्रेट था। रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भी आपको समझ आता है कि एक थर्ड पर्सन की नज़र से देखें कि ये थ्रेट भारी लग रहा है या नहीं लग रहा, और अब उसको क्या करना चाहिए? डिक्लाइन कर दें या वो प्रोफेशनल एक्टिविटी ही ख़त्म कर दें। इसका मतलब है 3 स्टेप हैं, या वो ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, या करें वो काम और उस काम के अंदर कोई एहतियात कर लें, कोई सेफगार्ड लगा दें, या सिरे से वो काम ही छोड़ दें। तो ये तकरीबन 2-3 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। सेफगार्ड्स की किताब ने लंबी चौड़ी लिस्ट हमें नहीं दी, सिर्फ ये बताया है कि जब आप थ्रेट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपने ओवरऑल जजमेंट्स, कंक्लूजन इन सबको देखना है और थर्ड पार्टी टेस्ट ज़रूर जहन में रखना है, और स्केप्टिसिज्म तो हर वक्त आपकी अलर्ट रहनी चाहिए कि क्या होगा। फिर किताब बाय द वे डिस्कशन करना शुरू हो गई कि जब आपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो सम टाइम कुछ पॉलिसीज़, प्रोसीजर, क्लाइंट का अपना निज़ाम, आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग, फर्म का सिस्टम, क्लाइंट का सिस्टम, ये सारे मिलजुल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। यानी कुछ थ्रेट आपको क्लाइंट बता देगा, भाई आप आने से पहले यही एहतियात करनी है। कुछ ऐसे थ्रेट हैं जो आपकी फर्म का अपना सिस्टम आपको बता देगा। कोई ऐसे थ्रेट हैं जो लॉ आपको मना कर देगा। देखिए, आधे तो मसले लॉ ने ख़त्म कर दिए। पुराने ज़माने में जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते थे तो वहाँ होता था सेफगार्ड्स क्रिएटेड बाय लॉ। तो फिर कुछ सेफगार्ड अगर आप गौर से देखें तो कल लॉ ने हमें सेफगार्ड बताए थे। उसने कहा था शेयर मत खरीदना पार्टनर, उसने कहा था डायरेक्टर ऑडिट ना करे। तो अगर बहुत सारी जगह देखें तो सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, इस तरह के बहुत सारे थ्रेट से तो हमें लॉ ने बचाने की कोशिश की। तो हम खुद से क्या करेंगे? हम खुद से अपनी असाइनमेंट के बीच में कुछ ना कुछ काम करेंगे। एक तरीका ये होता है कि हम उस बंदे को टीम में से हटा दें जिस बंदे का मसला है। एक तरीका ये होता है कि उस बंदे को अगर हम नहीं हटा सकते तो उसके काम को हम किसी और बंदे से रिव्यू करवा लें। तो इसमें नॉर्मली एक स्टेप बाय स्टेप मैं एक अप्रोच बताता हूँ कि अगर इसका पेपर में सवाल आए तो इसमें 2 स्टेप हैं, यहाँ हमें वो भी करना पड़ेगा। 1, इसका केस स्टडी, इसका टिपिकल केस स्टडी सवाल इस तरह से होता है कि एक सवाल के 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं और समटाइम एक बड़ा पार्ट होता है। वो कहते हैं ये सिचुएशन है, बताओ इसमें क्या थ्रेट नज़र आ रहे हैं और इसके सेफगार्ड्स बताओ। इवेल्यूएशन कभी करवाते हैं और कभी नहीं करवाते, और ये पहला वाला कभी ये बहुत कम है और दूसरा वाला कभी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला स्टेप है आपने आइडेंटिफाई करना है थ्रेट, सिर्फ लिस्ट डाउन करना है। अगर वो कहें ना आइडेंटिफाई थ्रेट तो फिर क्या करें? लिस्ट बता दें। आपके इस सिचुएशन में सेल्फ रिव्यू और फैमिलियरिटी थ्रेट है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो चंद एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं, बार बार उन एग्जांपल्स को पढ़ें, सोचें, चैट जीपीटी पे जाएं, एक सिचुएशन खुद से क्रिएट करके उसको कहें ये सिचुएशन है, मुझे बताओ 5 में से कौन कौन सी तरह के थ्रेट नज़र आ रहे हैं। वो कहेगा ये 2। नहीं समझ आया इंटिमिडेशन क्यों लिखा, उसे कहेंगे क्यों इंटिमिडेशन, वो आपको इंटिमिडेशन बताएगा। तो इस टाइम पे आपके पास बड़ा मज़े का टूल है जिसके पास एक अच्छा नॉलेज बैंक है और आप अपने जहन में आए हुए छोटे छोटे से सवाल उसकी तरफ फेंक के उससे फौरी थोड़े थोड़े से सोल्यूशंस ले सकते हैं। तो आइडेंटिफाई थ्रेट का मतलब है सिर्फ लिस्ट डाउन करना है। डिस्क्रिप्शन थ्रेट की तब देनी है जब सवाल में लिखा हो डिस्कस कैटेगरीज ऑफ थ्रेट, या डिस्कस थ्रेट, या एक्सप्लेन थ्रेट, या एलेबोरेट थ्रेट, या नंबर अगर 4 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि तो बेहतर है कि आप थ्रेट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। यहाँ सेल्फ रिव्यू थ्रेट इसलिए है कि ये वाला बंदा पहले वहाँ था तो इसके सामने अपने बनाए हुए अकाउंट्स आ रहे हैं। बट अगर उन्होंने बोला ही आइडेंटिफाई है तो खामखा के लंबे जुमले बना के अपनी इंग्लिश एक्सपोज नहीं करने, क्योंकि मसला ये है ना, जहाँ हमारी इंग्लिश एग्जामिनर को पता लग गई ना वहाँ से काम ख़राब हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2 इवेल्यूएशन, इवेल्यूएट करें सिग्निफिकेंस ओनली इफ रिक्वायर्ड, और नॉर्मली इट इज़
नॉट रिक्वायर्ड। तो ये वैल्यूएशन करते हुए आपने क्या करना है, वो जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी को मेजर करना है। ताल्लुक कितना करीब है, अमाउंट्स कितनी इन्वॉल्व हैं, किस लेवल का मामला है। तो ये जब उसमें शिद्दत ज़्यादा होगी तो उसका मतलब आप कहेंगे ये थ्रेट ख़तरनाक है। तीसरा क्या है, सेफगार्ड्स हैं। सेफगार्ड देते हुए आपके पास एक टिपिकल 6 सेफगार्ड का एक पैटर्न है, यानी कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये सेफगार्ड लगाते चले जाएं तो 90% से ज़्यादा सवालों पे ये फिट हो जाएगा। कुछ सवाल थोड़े से डिफरेंट होंगे जिसमें प्रोफेशनल कंपिटेंस या इस तरह की कोई बात हो रही होगी, उसका हमें खुद से जवाब देना पड़ेगा, लेकिन टिपिकल जगह पे ये चल जाएगा। टिपिकल सेफगार्ड क्या है, सबसे पहला डिसकंटिन्यू कर दें वो रिलेशनशिप, इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा फेवर जो आपको क्लाइंट से मिल रही है। शेयर्स थे, ख़त्म कर दें। कोई ताल्लुक था वो ख़त्म कर दें, या तो वो डिसकंटिन्यू कर दें। नहीं कर सकते ओके, उस बंदे को टीम में से निकाल दें जिसका वो ताल्लुक है। नहीं कर सकते, एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से उस बंदे का काम रिव्यू करवा लें जो टीम में होना मजबूरी है। अब क्या करें, टीम का सीनियर है, इसको आता भी बहुत कुछ है, टीम से निकालेंगे तो हमारी कंपिटेंस भी आउट होगी, तो रहने देते हैं, लेकिन इसके काम को किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करा लें। चौथा, अगर ऊपर के 3 सेफगार्ड से बात ना बन सके तो क्या करें, विड्रॉ कर लें। ये 4 में से आप स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 कर सकते हैं। और अगर वो रिलेशन डिसकंटिन्यू हो सकता है, जी हमारे ट्रेनी का फादर वहाँ पे है, अब ये रिलेशन डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता, तो हम स्टेप 2 से वो करेंगे, उस बंदे को पर डिसकंटिन्यू कर दें, उस बंदे को टीम से निकाल दें। तो वो नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से दिखा दें। नहीं तो अब मैं ज़्यादा गहराई में नहीं उतरा क्योंकि इसके फ़ौरन बाद आपका ड्राफ्टिंग के ऊपर इस पर अच्छी खासी डिबेट होनी है इंशाल्लाह। अदर सेफगार्ड, ये मुफ्त के सेफगार्ड, अगर कभी आपके नंबर ज़्यादा हों या आपके पास लिखने वाला कम हो और डर लग रहा हो कि मैं ज़्यादा क्यों नहीं लिख रहा, तो 2 मुफ्त पॉइंट हैं जो हर वक्त जेब पर्स में से आप निकाल के लिख सकते हैं। डिस्कस दोस्त चाहे विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी और डिस्कस एट अप्रोप्रिएट लेवल इन योर फर्म। उनके बड़ों से ये सिचुएशन डिस्कस करें, अपने बड़ों से ये सिचुएशन डिस्कस करें। यहाँ एक मिनट, मुझे शायद यहाँ से कोई हिंट मिलेगा। कैमरे वाले भाई के पास कोई पैगाम आया है ऊपर, पक्का ठीक है। क्योंकि कल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है इधर रूम 3 में, तो हमारे पास जो इसके बाद जो दूसरा बड़ा रूम है वो हम लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो आज हमने ज़बरदस्ती वहाँ वाले बच्चों को उठा के किसी और लाइब्रेरी में मुंतकिल कर दिया है। तो आज अब ये हमारा जो आज का सेशन है ये ऑनवर्ड कोशिश करेंगे, ये ऊपर एक लाइब्रेरी है लेकिन वो बॉयज़ वाले साइड पे है, तो ऐसे में गर्ल्स के लिए एक अचानक से एक पोर्टल ओपन होगा। गर्ल्स जब अपने एरिया में जाएंगी तो वहाँ एक पार्टीशन लगी हुई है, उस पार्टीशन में एक छुपा हुआ दरवाज़ा है जो हमने बंद किया हुआ था। इस वक्त थोड़ी सी देर के लिए वो दरवाज़ा खुला होगा, आप उस दरवाजे को ओपन करेंगे, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आप लोगों को इमीडिएट राइट पे एक दरवाज़ा नज़र आएगा, आपने वहाँ से कमरे में एंटर हो जाना है। और जो बॉयज़ हैं, आपने ये कैंटीन के पास से एक एक्सटर्नल सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, जब आप ऊपर जाएंगे तो एंटर होते ही इमीडिएट लेफ्ट पे एक दरवाज़ा है, आपका दरवाज़ा अलग होगा, ख़वातीन वाला उस साइड से दरवाज़ा होगा। तो उस ऊपर वाले कमरे में हमारे पास कैपेसिटी है, तो आप लोग वहाँ पर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं।